हेलो, आई एम ऑडिबल? सर बिल्कुल बिल्कुल ऑडिबल है आप। ऑडिबल है? स्टार्ट राइट सर नाउ? ऑल इज वेल। ऑडिबल। राइट सर, राइट सर। Okay. So, good afternoon all. Is Dr. Amit is there? Dr. Amit, would you please unmute your mic? गुड आफ्टरनून सर। Amit, यस सर। वेलकम सर, आपका स्वागत है। Pridashi Mishra, rehabilitation officer, CRC is present over there. Hello. सर अभी ज्वाइन अच्छा नहीं किया हाँ उन्होंने। ठीक है सर। वो क्योंकि Okay. Let's we'll wait for Pridashi Mishra. Then we'll start. So all the aspirants, okay. To all the aspirants, welcome all of you. अभी आपके सामने एक स्क्रीन आ रहा है, आई बिलीव आपको दिख रहा होगा कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक की बात हम लोग कर रहे हैं 2020 में। एंड इसका जो थीम का मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक का जो इस बार का थीम है वो काइंडनेस है। एंड जो पहले थीम सोचा गया था स्लीप के बारे में, उसको हटाकर काइंडनेस वर्ड डाला गया। एंड काइंडनेस जो है वो इट्स एन इनएविटेबल and it's enabled individual to empathize and empower each other in these unprecedented times। हम बात कर रहे हैं कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड पैंडेमिक चला हुआ है, कोविड पैंडेमिक चला हुआ है। एंड देन उसके बीच में हम लोग को जो भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं सबसे मेल मिलाप का, तो उसमें नॉर्मली हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग मेल मिलाप बढ़ाएं, अपना जो भी हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज है उनको यूज करते हुए हम लोग अपने आप को कैसे बांध के रखें। एंड सर्टेनली बांधने की वजह से कहीं भी बनता है। आप सब लोग टेक्नोलॉजिकल हैं तो स्ट्रेस आपने पढ़ा है, यू नो वेरी वेल स्ट्रेसेस किस तरह की होती हैं, कैसी होती हैं। वो बात अलग है कि हम लोग मैं खुद टेक्नोलॉजी डील करता हूँ तो सर्टेनली मैं को हम हिस्ट्रियासिस वाली कंडीशन इसमें नहीं लगा सकते। बट हमारे पास में आज का प्रोग्राम है उसके तहत हम लोग जो हमारे आज के हमारे जो आज के चीफ गेस्ट थे प्रोफेसर एसपी गुलेरिया, वो अभी प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में अपना कुछ एकेडमिक जॉब आ गया है, तो उस वजह से वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। बट जैसे ही वो अवेलेबल होंगे हम लोग आपको उनसे रूबरू कराएंगे। बट उनके बारे में आपको बता देते हैं कि प्रोफेसर गुलेरिया वो अभी ऑफिशिएटिंग चार्ज हैं, डायरेक्टर कम प्रिंसिपल हैं जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के। And sir has joined Technical Education Department in 1990 and has more than 30 years of teaching experience. Sir has worked as a director cum principal of Mahatma Gandhi Government Engineering College, Jury, for more than 1 year. Sir has published more than 15 research papers in different journals and has presented papers in more than 10 international conferences, including IIT Bombay, IIT Delhi, ISCI Bangalore, and IIT Roorkee. Then we have got the कंटेंट या की स्पीकर कहें तो दैट इज हमारे डॉक्टर प्रियदर्शी मिश्रा होंगे। एंड ही विल मोर टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएशन सिम्टम्स एंड हाउ टू कोप दैट वन। रिगार्डिंग प्रियदर्शी मिश्रा बात करें, ही इज अ स्कॉलर फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट NIMH सिकंदराबाद। उसका नाम बदल गया है, अब कुछ और हो गया है, वो आपको बता देंगे। मिश्रा जी, आर देयर? Hello. Yes, I'm audible. Yes, Yeah. yes, you are audible. So he's done his bachelor from NIMH, Secunderabad. Then he's done his master's from Delhi University. At present, he's working at the CRC in the post of a rehabilitation officer. That means all the हिमाचल प्रदेश में जितने भी काम होते हैं उसमें इनका बड़ा योगदान है। जो हमारे थर्ड स्पीकर हैं वो है हमारे इंजीनियर अमित कुमार फ्रॉम टेक्सटाइल्स। ही इज वर्किंग एज at present working as assistant professor in textile engineering at the Department of Jawaharlal Nehru Engineering College, Sundarnagar. He received his bachelor degree in textile engineering from the Jawaharlal Nehru Engineering College, Sundarnagar district Mandi, and then his masters in energetic materials and polymers from Defense Institute of Advanced Technology, Pune. तो ये हमारा होगा। एंड रिगार्डिंग बेसिकली टेक्नोलॉजी का जो संबंध है एंड स्ट्रेस का संबंध काफ़ी ज़्यादा है। अब इससे सभी को होता है, तो हम लोग इसकी शुरुआत विद्युत रूप से शुरू करते हैं।
First of all, I like to thanks my director, श्री डॉक्टर हिमांशु दास. वो भी हमको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल हमारे कुछ इंटरव्यूज चले हुए हैं. एंड अगेन ही इज बिजी इन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स. मोस्टली कल वो शायद हमको मिले. This is the coordinator of this course, Dr. Satyavan Singh, is a clinical assistant professor in clinical psychology. वो भी कुछ बिजी हैं अपने अपने कोऑर्डिनेटर में, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में. तो उनकी तरफ से, बोथ ऑफ देम की तरफ से मैं आप दोनों का, हमारे की स्पीकर, हमारे इंजीनियर अमित जी एंड एसपी गुलेरिया जी का मैं स्वागत करता हूं. एंड हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी हमको गाइडलाइंस मिली हैं मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन के बारे में ही बात करेंगे. शशि जी ने ज्वाइन किया. दे शशि, आई थिंक दिख नहीं रहे हैं अभी. ओके, दिख नहीं रहे. शशि जी ने नहीं किया. मे बी इज ऑल्सो बिजी. एनीवे, आपकी जो क्वेरीज होंगी, आप उसके बारे में जो भी आपको लगता है आपके पढ़ाई के दौरान, आपके जब भी आपको लगता है, तो जस्ट पुट ऑन अ कमेंट बॉक्स. और एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन बाय पी मिश्रा, विदर्शी मिश्रा, आप उनसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको लगता है कि आप उससे जूझ रहे हैं या आपके आसपास में कोई जूझ रहा है. तो आई वोंट टेक मच मोर टाइम एंड आई विल गो फॉर स्ट्रेट टू विदर्शी मिश्रा to take his presentation. I'll stop presenting. Okay. Thank you, Jitendra ji. Thanks a lot. Okay. Yeah. क्या प्रेजेंटेशन मेरा सामने अवेलेबल हो रहा है? तो क्या नहीं सर, अभी तो नहीं. कैसे इंडिकेट किया जा सकता है? ओके ओके. तो जो आपकी और फैकल्टीज होंगी, क्या आप मोटिवेट कर सकते हैं, गाइडेंस मिल जाए. अब ये विजिबल है? हेलो, am I audible? Audible now, is coming. You're online. Okay, thank you. Okay. Yep. Yeah. Once again, good evening to all of you. Just now, Mr. Jitendra Dev has already briefed about today's webinar, and the topic is mental health and effective stress management. हम में से चाहे जो भी हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो जूझ नहीं रहा हो स्ट्रेस से, बिकॉज स्ट्रेस बेसिकली हमारा एक दोस्त की तरह है, चाहे वो अनचाहा दोस्त ही क्यों ना हो. So definitely this is very much important in today's life, and we usually talk about health. By health, we generally understand health in physical form, that is physical health, but you must understand that mental health is equally important, because without mental health, basically you are not a healthy person at all. So what is mental health? How you think, how you feel, how you act in order to face situation of life is basically mental health. That denotes mental health. An example you can say how you handle stress. जैसा कि मैंने कहा, आप सबको stress होता है, then each and every individual is taking that stress level in different form, and he used to handle stress in different manner. So how you think, feel and act, this is basically that denotes mental health. How you look at yourself, अपने आप को आप किस प्रकार से देखते हैं, your life, अपने life के बारे में, and the people in your life, in and around your life. How do you rate, how do you see, how do you perceive people around you, how do you relate with others?
किसी सिचुएशन में है तो आप किस प्रकार से अपने को रिलेट करते हैं, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. एंड देन हाउ डू इवेल्यूएट योर ऑप्शन एंड मेक चॉइसेस. अगर आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आपको याद होगा कि जब आपने +2 किया होगा, और इवन उससे पहले मैं बात करूं जब आपने 10th किया था, आपके पास मन में ये सवाल जरूर था कि वी शुड गो फॉर मेडिकल और नॉन मेडिकल. कई लोगों को लगा कि नहीं मेडिकल इज मच बेटर ऑप्शन, कईयों को लगा कि नहीं इंजीनियरिंग फील्ड आई शुड गो फॉर. फाइनली आपने काफ़ी सारे विकल्प के बाद आपने डिसाइड किया होगा, एंड देन यू आर इन engineering field, you are going to be professional in engineering. So these all denotes mental health. Then what are the key components of mental health? Then you must know that thinking is the cognitive component of mental health. आप क्या सोचते हैं, that is basically cognition part. We have different components, and cognition component is thinking, that is related to mental health. And it is important to recognize your thoughts and to determine if they are reasonable for the situation. आपको देखना होगा कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपकी थॉट है, whether that is useful, that is important or not. As for example, अगर आपको किसी दोस्त ने बुलाया है कि चलो यार पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गया, लॉकडाउन हो गया, मन नहीं लग रहा है, we should go for party. और वैसे भी अनलॉक 5 में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है सिनेमा हॉल विद 50% ऑफ ऑक्यूपेंसी. आपको कहा जाएगा दोस्त आएंगे, चलो यार चलो. देन आपको डिसाइड करना है यू शुड गो और यू शुडंट गो. सो दिस इज योर कॉग्निशन पार्ट, हाउ यू डिटरमाइंड your thoughts as per situation. And then it's important, how do you understand your thoughts, how do you respond to your thought? Do you let negative and damaging thoughts continue or stop them? हम सबके साथ लाइफ में बुरा भी हुआ है, नेगेटिव्स भी हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ सिर्फ अच्छा हुआ है. बेसिकली लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. हाँ, किसी को कुछ ज्यादा अप्स हो सकते हैं, किसी को कुछ ज्यादा डाउन हो सकते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, अगर अप्स हैं तो कभी भी अपने को आसमान में इतना ऊंचा मत समझना आप कि अगर कभी गिर जाए तो उठ ना पाओ. प्लीज रिमेंबर. और डाउन्स में कभी इतना अपने को जमीन के अंदर मत करना कि चाह कभी बाहर ना पाओ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट लेट योर नेगेटिव थॉट्स डैमेजिंग yourself. Then thoughts produce feelings in us. ये बहुत ही नेचुरल है. किसी को आपने देखा ये बहुत अच्छा है, अच्छी है, सुंदर है, whatever, तो नेचुरली थॉट्स आते रहते हैं, तो फीलिंग्स तो आती है. सो दिस इज क्वाइट नेचुरल. एंड देन फीलिंग इज द सेंसरी एंड इमोशनल कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ. अब जब फीलिंग की बात हुई है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज सेंसरी एंड इमोशनल कंपोनेंट. एंड देन थॉट्स प्रोड्यूस फीलिंग्स. Thinking the same thought repeatedly will create feelings. अगर एक ही चीज बार बार सोचेंगे ना तो डेफिनेटली आपके अंदर वो फीलिंग आएगी. अब चाहे अच्छा हो बुरा हो, दैट इज डिफरेंट थिंग. अगर आप किसी से लड़ाई हो गई, किसी से नफरत हो गई, या आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो मैं आप ही की बात करता हूँ, किसी से दिल टूट गया तो डेफिनेटली उसके बारे में बार बार ख्याल करते रहेंगे, तो दैट विल क्रिएट नेगेटिव फीलिंग. अगर कोई अच्छा लग गया तो डेफिनेटली उसके बारे में सोचते रहेंगे तो डेफिनेटली दैट विल क्रिएट पॉजिटिव फीलिंग्स. एंड नेगेटिव थॉट्स विल क्रिएट मोर नेगेटिव फीलिंग्स एंड वाइस वर्सा. दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. एंड देन इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज योर फीलिंग्स. ये बहुत जरूरी है कि अपने फीलिंग्स को आप रिकॉग्नाइज कीजिए, बहुत ही जरूरी है. अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू. एग्जाम्पल, इफ आई एम एंग्री एंड अपसेट, अगर मैं गुस्से में हूं और बहुत अपसेट हूं तो ये मुझे पता होना चाहिए. अगर पता होगा देन ओनली वी विल टेक करेक्टिव एक्शन, बिकॉज करेक्शन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. आप इंजीनियरिंग में भी करेक्शंस करते हैं, वट एवर द फील्ड्स डिसिप्लिन्स यू आर गोइंग इनटू, जो भी आपका हो, सिविल हो, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग हो, या फिर आईटी हो, या फिर मैकेनिकल हो, व्हाटएवर जो भी हो, तो करेक्शंस तो आप सब में करते हैं. अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत जा रहा है, तो डेफिनेटली आप अपनी फीलिंग को रिकॉग्नाइज जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपको लग रहा है कि आप गलत जा रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी आ रही है, एज फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई टोल्ड यू
कि लग रहा है कि मैं गुस्से में हूँ या अपसेट हूँ, तो आपको पता होना चाहिए एंड यू शुड टेक करेक्टिव एक्शन। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर दीज फीलिंग्स आर कमिंग फ्रॉम। पता भी तो होना चाहिए ना कहाँ से आ रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, उस लड़का से आ रहा है, उस लड़की से आ रहा है, उस टॉपिक से आ रहा है, उस टीचर से आ रहा है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले पाएंगे, रेमेडियल एक्शन हो पाएगा। एंड इट्स इंपॉर्टेंट हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू योर फीलिंग। और जब फीलिंग आपने पता कर लिया किससे हो रहा है, सोर्स क्या है, सारा कुछ है, तो आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं ये भी बहुत जरूरी है। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आप जो एक्शन लेने जा रहे हैं with respect to that particular feeling, is that appropriate, is that legitimate? ये बहुत जरूरी है। That's why role of cognition comes। हम सबके पास दिमाग है। अब चाहे जिस चीज में दिमाग लगता हो, दिमाग तो सबके पास है। पुलिस के पास ही दिमाग नहीं होता, दिमाग तो क्रिमिनल्स के पास भी होता है। बस फर्क यही है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये पता होना चाहिए कि लेजिटिमेट वे में वो जो आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं तो वो सही है कि नहीं है। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन व्हाट यू फील, दिस इज थर्ड एस्पेक्ट। अब क्या है ना, मन में तो आप कुछ भी सोचते रहिए, टीचर पढ़ा रहा हो और आप बाहर घूम रहे हो, ऐसा भी होता है ना, कहीं और ध्यान हो, क्लास में कहीं और ध्यान हो, किसी सिनेमा के बारे में दिमाग में चल रहा हो, XYZ कुछ भी हो सकता है। Unless and until your thoughts and feelings disturbs your action, that reflects in action, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्शन इज द बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। यानी एक्शन बिहेवियर के तौर पे आता है। अगर आपने कुछ किया, या अच्छा है या बुरा है, दैट इज बेसिकली बिहेवियर, एंड दैट इज बेसिकली यू आर बीइंग जज्ड बाय योर बिहेवियर। हाउ डू यू डू दैट? तो दिस इज बेसिकली what you feel, that reflects through your action. Then thoughts and feelings result in action. You tend to act as per your thoughts and feeling। वो मैंने आपको कई बार बोला, क्योंकि ये सुपरसीड करेगा ही करेगा। जो फीलिंग्स आपके अंदर है, जो थॉट्स आपके अंदर है, तो रिएक्ट करेगा। मान लीजिए कुछ किसी, एक बहुत ही कॉमन बात मैं आपसे कर रहा हूं, अगर कोई आपको अच्छा लगता है, वो अगर कुछ भी सलाह देगा, बेशक खराब भी हो, आप आंख मूंद के भरोसा करेंगे, क्योंकि आपकी थॉट्स और फीलिंग्स उसके पॉजिटिव है ना। अगर कोई आपका, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और कुछ एक्सीडेंट्स हो सकता है या कुछ गलत हो सकता है, आपको बता रहा है कि आप उधर मत जाओ, वहां कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए, XYZ कुछ भी अगर गए, तो आपको शक होगा अभी झूठ बोल रहा है। तो वही मैंने आपको कहा कि ये जो है, ये रिजल्ट ये इस पे डिपेंड करता है बिल्कुल। और एक्शंस में भी अनहेल्दी, ये बुरा भी हो सकता है एक्शन, जो मैंने कहा गलत भी हो सकता है। तो जैसे कि क्या है कि इनएप्रोप्रिएट आउटबर्स्ट, अगर ऐसा करेंगे तो आपका रिलेशनशिप जो है किसी के साथ भी वो बिगड़ जाएगा, अगर आपने गलत तरीके से उसे रिस्पॉन्ड किया। अगर एक्शन आपका हेल्दी है, अगर अच्छे तरीके से आपने रिस्पॉन्ड किया है, एक्ट किया है, तो वो एक तरीका है जिससे कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। तो आप अपने मन के थॉट्स और फीलिंग्स को अपने दोस्तों के साथ, जो आपका क्लोज है, उसके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो आपकी हेल्प कर सके, वो आपकी सहायता कर सके कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकें। एंड देन चाहे थॉट हो, चाहे फीलिंग हो, चाहे एक्शन हो, इन सब का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। याद करिए, हम जब छोटे बच्चे थे, हम सीख के तो आए नहीं थे, तो हमने धीरे धीरे सीखा। जो भी हमने सिचुएशंस में रिएक्ट किया अकॉर्डिंगली, उससे जो हमें लर्निंग मिली, उससे हमने उस चीज को सीखा कि ओके, दिस इज द गुड थिंग एंड दिस यू शुड नॉट गो फॉर दिस। तो एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने बचपन में घर में माँ बाप या कोई भी गार्जियन है, किसी का भी कहा नहीं माना था, या अपने स्कूल डेज में, तो डेफिनेटली आपको पनिश किया गया होगा, चाहे वो पनिशमेंट किसी भी प्रकार का हो। और आपने किसी को गाली दी होगी, उल्टी सीधी बातें कही होगी, तो डेफिनेटली उसके बाद माला तो पहनाया नहीं गया होगा, आपको सजा दी गई होगी। चाहे मोहल्ले वाले हों,
चाहे घर वाले हों या स्कूल वाले हों, जो भी हो, पेनलाइज किया गया होगा, उससे आपको पता चला होगा कि नहीं ये चीज गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, और ये चीज अच्छी है तो ओके ठीक है, वी शुड गो फॉर इट। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एंड देन इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट देयर आर consequences टू द वे वी थिंक एंड फील। ये मैंने आपको बोला, मुंह यही है, यही मुंह आपको हार पहनाएगा, और यही मुंह आपको गालियां खिलाएगा, थप्पड़ खिलाएगा। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं ना, उसका कंसेक्वेंसेस क्या होगा, हम जो सोच रहे हैं, हम जो फील कर रहे हैं। क्योंकि जब सोचेंगे और फील करेंगे तो हमारे वो एक्शन के द्वारा बिहेवियर में आएगा। तो इसको भी आपको समझना चाहिए। देन व्हाई इज मेंटल हेल्थ सो इंपॉर्टेंट? ये बहुत जरूरी या बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? कुछ रीजंस आपके सामने मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। इट अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप विथ अदर्स। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, हम वी आर सोशल एनिमल्स। हम आइसोलेशन में तो रह ही नहीं सकते, एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ती है। कब किसकी जरूरत पड़ जाए यू नेवर नो। और खास तौर पे आजकल नेटवर्किंग का जमाना है, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। तो रिलेशनशिप ऐसा रखिए जो आगे आपको हेल्प ना करे तो कम से कम नुकसान भी ना करे। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि इट अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप विद अदर्स। अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, बैलेंस्ड है, तो आपका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट अच्छा ही रहेगा सबके साथ। अगर नहीं है तो डेफिनेटली स्पॉइल्ड होगा। उसके बाद इट अफेक्ट्स हाउ यू लर्न। आप किस प्रकार से सीखते हैं, ये भी आपका मेंटल हेल्थ इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योर अटेंटिवनेस, किसी चीज के प्रति कितने अटेंटिव हैं आप, आपका कंसंट्रेशन कितना है, क्लासरूम में आप किस प्रकार का बिहेव कर रहे हैं, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। योर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, किसी भी चीज को, चाहे एग्जामिनेशन में आंसर लिखने का हो, या अपने नॉर्मल लाइफ में, या हॉस्टल लाइफ में, या कोई किसी चीज में, हाउ यू ऑर्गेनाइज थिंग्स, उसकी एबिलिटी क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी मेंटल हेल्थ का एक उदाहरण है। एक आपने देखा होगा कि आमतौर पे जो जो जिनका दिल ही टूट गया वाला सिचुएशन है, तो उनके पर्सनल लाइफ को अगर आप देखेंगे, जरा जज करेंगे, या उनके रहन सहन को जज करेंगे, तो आपको एवरीथिंग विल बी जस्टिफाइड इट इन हैज़ार्ड मैनर। बिल्कुल ही अजीबोगरीब, देवदास बने हुए हैं, बाल बिखरे हैं, पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस आपको दिखेंगी। अगर आप वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, इट मीन्स कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है। कभी कभी नेचुरली, देखिए मैंने आपको कहा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी डाउन्स आ गया, घर में कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जो बहुत प्यारी चीज छिन गई, तो नेचुरली उस समय आप अपने को इलेक्टेड फील नहीं करेंगे, बहुत खुशी फील नहीं करेंगे, अपने को बहुत अच्छा नहीं फील करेंगे। बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। एक टाइम के बाद डेफिनेटली यू विल कम बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, एंड दिस इज बेसिकली लाइफ। अगर ये नहीं हो पाता, देन डेफिनेटली दिस इज अलार्म फॉर योर इल मेंटल हेल्थ। एंड अगेन अनदर इज योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। मेंटल हेल्थ अच्छा है तो बहुत अच्छे से बात करेंगे। जो मैंने कहा, मुंह यही है जो पान खिलाता है और जूते पहनाता है। तो क्या बोल रहे हैं, ये मेरी मदर है, एक ये तरीका हुआ कहने का, ये मेरे फादर की वाइफ है, ये एक दूसरा तरीका हुआ। गलत तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन हाउ यू कम्युनिकेट दैट मैटर्स। एंड यही मैं कह रहा हूँ आपको। एंड देन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में may lead to other problems एज वेल। जैसे कि अगर मेंटल हेल्थ है तो डेफिनेटली वन शुड स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विथ ड्रग्स, एल्कोहल्स और नार्कोटिक्स। हिमाचल में खासतौर पे सुंदरनगर के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि यहाँ भी चिट्टा और बाकी जो ड्रग्स है वो बहुत ही ज्यादा प्रचलन में आ रही हैं, और कई छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां पकड़ी जा रही हैं सप्लाई करते हुए और यूज करते हुए। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जस्ट कीप ए चेक ऑन दिस। एटलीस्ट आप अपने से शुरुआत तो कर ही सकते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, दैट मे लीड टू एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रग्स और एल्कोहल और नार्कोटिक्स प्रॉब्लम, एंड देन बीइंग सेक्सुअली प्रोमिस्कस, एंड देन बीइंग हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव। नेचुरली आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगेगा, एकदम हर चीज पे भड़क जाना, या सेक्सुअली इम्प्लिसिट बिहेवियर्स करने, ये आप शुरू कर देंगे। देन टेकिंग अनड्यू या अनकॉल्ड फॉर रिस्क इन बिहेवियर। अब पता है कि छत से नीचे अगर आप छलांग मारेंगे तो क्या होना है, हाथ पे टूटेगा, या किस्मत वाले रहे तो, अदरवाइज मरने की पूरी गुंजाइश है।
या नदी में तैरने नहीं आता छलांग लगा देंगे। यहाँ ट्रेन नहीं है आमतौर पे, एक छोटी लाइन के अलावा, और उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन ट्रेन के आगे भी लोग जंप मार देते हैं। सुंदरनगर झील में भी लोग पहुंच जाते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जब मेंटल हेल्थ बिगड़ेगा तो नेचुरली अनड्यू या अनकॉल्ड फॉर रिस्क आप लेने लगेंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज नहीं है। तो आपको समझना चाहिए इन चीजों को, आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। देन व्हाट कैन आई डू टू हेल्प प्रोटेक्ट माय मेंटल हेल्थ। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको करना क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले खाना अच्छा खाइए। आजकल एक क्रेज सा है फास्ट फूड का, जस्ट अवॉइड इट। कभी कभार इट्स ओके, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, खाने की चीज है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या सूट कर रहा है। तो बेटर होगा कि यू शुड गो फॉर न्यूट्रिशियस फूड, और प्रॉपर खाइए, अपने एज के हिसाब से खाइए, अपनी फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाइए। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, डेफिनेटली उसको एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए। एज पर सेक्स भी है, लड़कियों के लिए एक डिफरेंट होता है, लड़कों के लिए एक डिफरेंट होता है, एज के हिसाब से एक अलग होता है। तो इनके हिसाब से यू शुड ईट हेल्थफुली। एक्सरसाइज जरूर करिए, आजकल ये ट्रेंड है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं लोग, तो आपको यू शुड डू इट, जो भी हो सके, जितना हो सके जरूर करिए। क्योंकि आजकल होता है कि 2 कदम भी जाना हो, नई नई गाड़ी आई है तो लेकर के मम्मा मैं लेके आ जाऊं, वैसे कहा जाए जाओ तो मुश्किल होता है जाना। तो थोड़ा एक्सरसाइज भी हमें जरूर करनी चाहिए। देन अपनी हेल्थ की प्रॉपर केयर और मॉनिटरिंग भी वी शुड डू, एंड रेगुलरली टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ। आजकल जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमें टाइम ही नहीं है अपने लिए। ये गलत ट्रेंड है, अपने लिए टाइम जरूर होना चाहिए। अगर आपके लिए टाइम नहीं है, अपने का ध्यान, आप अपने आप का ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो नेचुरली दैट विल लीड टू प्रॉब्लम। और जब अपने को प्रॉब्लम आएगी तो फिर कोई नहीं पूछता है। तो अपने लिए भी टाइम रखिए। अगर आप दूसरे का केयर करते हैं, उसके लिए भी जरूरी है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू शुड हैव टाइम फॉर योर सेल्फ। और नींद भी अच्छी आनी चाहिए, 6 to 7 hours। एज पर एक्सपर्ट्स इट इज रिकमेंडेड टू हैव साउंड स्लीप। तो साउंड स्लीप आपके पास जरूर होनी चाहिए, 6 to 7 hours। देन मैनेज स्ट्रेस डिलीजेंटली। मैंने आपको कहा ना कि स्ट्रेस तो सबके पास होता है। आज आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, कई लोगों के दिमाग में स्ट्रेस होगा, या जबरदस्ती टीचर ने बोल दिया बैठना पड़ रहा है, पता नहीं इंटरनल में मार्क्स कम आ जाए, दिमाग में स्ट्रेस आ रहा होगा। किसी को फिजिकल प्रॉब्लम आ रही होगी, बैठना पड़ रहा होगा। किसी को कुछ और होगा। तो तरह तरह के स्ट्रेस हैं, तो छोटी मोटी तो ये लाइफ है, तो चलती रहेंगी। तो आपको इसको इफेक्टिवली, डिलीजेंटली इसको भी झेलना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और बेटर है, आपके पास ऑप्शन है, कोई समस्या है तो एक झेलना जो मैंने कहा, और एक होता है हंस के उसको सॉल्व करना। तो बेटर है कि सॉल्व करिए, हंसते हुए करिए, तो वो ज्यादा अच्छा है। एक तरीका है कि प्ले, यू शुड हैव प्लेफुल एक्टिविटी। आप फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल प्ले जो है वो भी कर सकते हैं, जिसमें एक्सेसिव एनर्जी जो है जो बाहर आती है। तो उस तरह के गेम्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ भी आप कर सकते हैं। और कुछ नई या जो फन फील्ड एक्टिविटीज हैं वो भी आप कर सकते हैं। कई लोगों को इंटरेस्ट होता है म्यूजिक का, कई लोगों का कुछ लिखने का होता है। तो ये अलग अलग, किसी को डायरी लिखने का, हालांकि आजकल बहुत कम हो गया है। तो जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, जो प्लेफुल एक्टिविटी है, जो न्यू है, जो फन फील्ड है, वो एक्टिविटी आप ले सकते हैं। तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा। अपने आप को जानिए, नो योर सेल्फ, बी अट्यून टू द थॉट्स एंड फीलिंग्स। जो थॉट्स आपकी हैं, फीलिंग्स हैं, उसके प्रति जागरूक रहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या थॉट्स या फीलिंग है किसी चीज के लिए। और अपने बिहेवियर का एक ट्रैक रखिए कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में ख्याल आते ही आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, या वो पर्टिकुलर चीज आपको दिख जाए तो बिहेवियर में फर्क आ रहा है। तो इस तरह की कोई भी चीज हो तो आपके पास एक ट्रैक होना चाहिए, तभी आप उसको हैंडल कर पाएंगे। कई लोगों की आदत होती है ना, नो बोलना नहीं आता है। तो बेटर है लर्न टू से नो समटाइम्स। हमेशा नो तो नहीं बोलिए, लेकिन हाँ, कभी कभी नो भी बोलना चाहिए, बहुत जरूरी है। नेवर ओवर बुक योर शेड्यूल और योर लाइफ। जो आपकी शेड्यूल है या
जो लाइफ में बहुत सारे आपकी एक्टिविटी है नेचुरली, तो ओवरबुक मत कर लीजिए, ओवरलोड जिसको बोलते हैं, इतना ज्यादा ना हो कि वो आप, अब कहावत है ना कि आप 10 केजी उठा सकते हैं, अगर 20 केजी डाल दिए जाए तो क्या होना है आपका। तो सिमिलरली जितनी कैपेसिटी है आपकी किसी चीज को हैंडल करने की, उससे ज्यादा मत लीजिए। थोड़ा ज्यादा इट्स ओके, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि इतना मैं नहीं कर सकता, थोड़ा तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होगी आप बिल्कुल कुछ भी ना कर पाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अपने लिए क्वालिटी मोमेंट, जो क्वाइट मोमेंट है, जो बिल्कुल सिर्फ अपने लिए, चुराना सीखिए। और जब उस तरह की शांति में आप रहेंगे ना, तो अपने टेलीफोन को भी साइड रख दीजिए, अपने सेल फोन को बंद कर दीजिए, अपने टेलीविजन को भी बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उस समय भी बैठ के, आजकल बीमारी है, फोन देखते रहते हैं, तो नेचुरली ये किसी फायदे का नहीं होगा। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके जो वार्निंग सिग्नल्स हैं, यू शुड रिकॉग्नाइज क्या है, हाउ यू थिंक, हाउ यू फील एंड हाउ यू एक्ट। ये इनिशियली मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीजों पे ऑल ऑफ सडन कुछ भी नहीं होता है, आपको वार्निंग साइंस मिलते हैं। तो आप जरूर देखिए कि हाउ यू थिंक, how you feel and how you act, and practice stress management and other self care strategy throughout your life। पूरी जिंदगी एक अपनी हैबिट बना लीजिए कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं और सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज जो हैं, जो अपने केयर के लिए अलग अलग तरीके हैं, जो मैंने कहा म्यूजिक हो सकता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई कविता या कहानी लिखने की, डायरी लिखने की चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आप कर सकते हैं और एक आदत बना लीजिए पूरी लाइफ में। और नो व्हेन एंड वेयर टू गो फॉर हेल्प। आपको पता तो होना चाहिए ना, अगर प्रॉब्लम हो तो गया, ये तो समझ में आ गई प्रॉब्लम है, मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो पता भी तो होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि हम हर चीज हर से शेयर नहीं कर सकते हैं, ये आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन क्या है ना, कोई ना कोई आपके लाइफ में होता है जिससे आप बहुत ही इजीली शेयर कर सकते हैं। कुछ और खास चीज किसी और पर्टिकुलर से, कुछ और खास किसी और पर्टिकुलर से, तो ये हम सभी का नेचर है, तो हम बिल्कुल इजीली उसको करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसके पास क्या बात, कितनी बात करनी है। पर्टिकुलर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो अपार्ट फ्रॉम योर ओन फ्रेंड, अगर लग रहा है कि फ्रेंड लेवल तक सॉल्व होने वाली है, तब तो ठीक है। कई बार हो सकता है कि उस स्टेज को आप क्रॉस कर गए हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। तो उस कंडीशन में या उससे पहले के कंडीशन में भी डोंट हेजिटेट, आस्क फॉर हेल्प। जैसे ही आपको पता चला कि आपको जरूरत है सहारे की, सहयोग की, शर्माइए मत, शर्म नहीं करिए, एंड लुक फॉर ट्रेंड काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आपको मैं बता दूं कि वी हैव, जैसा कि जितेंद्र जी ने इनिशियली बताया, वी हैव ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट आवर सेंटर। सो यू आर ऑलवेज वेलकम इन सच पर्टिकुलर मोमेंट। पहले तो मैं यही कहूंगा कि ऐसी नौबत आए नहीं, बट लाइफ है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने पहले ही कहा, डोंट हेजिटेट, हेजिटेट मत करिएगा, आस्क फॉर हेल्प, हमारे पास आइए, जो भी होगा वी विल ट्राई टू डू अवर लेवल बेस्ट। एंड देन कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। अराउंड 450 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर अफेक्टेड फ्रॉम मेंटल और न्यूरोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और लगभग 8,73,000 लोग जो हैं हर साल सुसाइड से मरते हैं। ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है। और दुर्भाग्यवश इन आवर कंट्री दिस प्रिवेलेंस इज वेरी वेरी हाई। मेंटल कंडीशंस आर हाईली कॉमन, अफेक्टिंग 1 in 5 पीपल ग्लोबली, यानी पूरे वर्ल्ड में हर 5 में से एक को कॉमन प्रकार का मेंटल कंडीशन होता है। हाईली कॉमन, बिल्कुल ही कॉमन होता है। आउटबर्स्ट हो जाना एकदम से, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, वो बहुत ही कॉमन है। अगर आप अपने परिवार में भी देखिए, आपको दिख जाएगा, ये बहुत ही माइनर फॉर्म है। देन डिसेबलिंग है, 1 in 20 पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू लीड नॉर्मल लाइफ ड्यू टू मेंटल इलनेस। उसके बाद हैव अर्ली ऑनसेट, इसके लिए डाटा ये कहता है कि 50% ऑफ ऑल मेंटल हेल्थ कंडीशन स्टार्ट बाय एज 14। आप लोग इससे गुजर चुके हैं बेशक 14 ईयर्स से,
अब उसमें बाकी 50 में आप में क्या है नहीं है ये नहीं कह सकते, बट टाइम के साथ कई चीजें सप्रेस हो जाती हैं, वो करेक्ट हो जाती हैं, इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा कई बार, और कई बार वो चीजें सुपरसीड कर जाती हैं अदर बिहेवियर्स को, तो वो सामने आ जाती हैं, तो मालूम होता है। एंड देन भारत में अराउंड 13.7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन is estimated to be affected by mental illness, any sort of mental illness. It could be depression or obsessive compulsive disorder or having suicidal thoughts or anything. So data says it is 13.7%, and there are just 0.3% basically there are just 0.3 psychiatrists per 1 lakh people in India. आप देखिए 1 लाख लोगों में सिर्फ 0.3%, यानी एक साइकेट्रिस्ट भी नहीं है। कितना कम है आप खुद ही देख लीजिए। इतना हमें इतनी जरूरत है, बट इतने कम है हमारे यहाँ लोग। क्योंकि आज भी ना हमें कोई बीमारी होती है, हम हॉस्पिटल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, शर्म नहीं आती, लेकिन अगर मेंटल प्रॉब्लम आती है ना, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं ना, तो ना हम अपने घर वाले से बात करते हैं, और घर वाले को बता भी दिया तो घर वाले पड़ोसी से भी बात नहीं करते हैं, छुपा करके आपको ले जाना चाहते हैं। सो दिस इज हाउ वी इंडियन परसीव मेंटल हेल्थ नाउ इट इज। और साइकोलॉजिस्ट की बात अगर है तो ये और भी कम है, 0.0% पर 1 लाख पीपल। और सोशल वर्कर जो ट्रेंड इन डीलिंग साइकेट्रिक कंडीशंस हैं वो भी 0.06 हैं। तो ये आप देख लीजिए कि कितनी डिसिमल, बेसिकली डिसिमल कंडीशन है। बाकी और भी मेंटल हेल्थ वर्कर्स हैं, तो अभी भी हमें इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस पे काम हो भी रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, बट अभी टाइम लगेगा। Average number of mental hospitals in India is only 0.004% per 1 lakh population. ये देख लीजिए कितना कम है। Across all Indian states, a staggering 70 to 92% of people in need of mental health care did not receive any treatment. आप लोगों ने भी फील किया होगा, कई बार आपको बहुत डायर नीड था फॉर एनी हेल्थ मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, बट आपको किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, बट गॉड्स ग्रेस कि वो ठीक हो गया, बट उस समय आपको उसकी जरूरत थी, बट वो नहीं मिला। और कई लोग जो लकी नहीं होते हैं तो डेफिनेटली दे गो फॉर सुसाइड और समथिंग एल्स। तो ये चीज देखिए। और जब मैं सुसाइड की बात कह रहा हूं तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किलर्स वर्ल्ड वाइड एज एफ नाउ, एंड द सुसाइड मोर्टेलिटी रेट रिकॉर्डेड इन इंडिया स्टैंड्स एट 21.1 पर 1 लाख पॉपुलेशन। अलार्मिंग है ये बेसिकली, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो। ये हम इंडियन होने के नाते इस चीज में गर्व करने की बात नहीं है, हमें यहाँ पे नीचे लाना ही चाहिए इसको। उसके लिए बेहतर है कि हम सबों का मेंटल हेल्थ अच्छा हो, तभी पॉसिबल है। एंड डिप्रेशन इज ए हाईली प्रेवलेंट मेंटल डिसऑर्डर इन इंडिया विथ 1 in 20 सफरिंग फ्रॉम इट। यानी हमारे भारत में आउट ऑफ 20 एक व्यक्ति जो होगा वो डिप्रेशन से सफर कर रहा होता। और वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो कहती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जो 2001 की है, एज पर देम 20% ऑल पेशेंट सीन बाय प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैव 1 or more मेंटल डिसऑर्डर। एक या एक से अधिक हो सकते हैं। 1 in 4 families is likely to have at least one member with a behavioral or mental disorder. Mental disorders account for 10.5% of global burden of disease, GBD बोलते हैं, in 90, 12% in 2000, और आने वाले टाइम में 15% 2020 के लास्ट तक होने के चांसेस हैं। और जो आपका पैनाडेमिक सिचुएशन है, स्पेशली कोविड-19, तो इट इज फियर दैट इट में इवन गो बियॉन्ड 15%। तो क्योंकि आप सबको पता है लॉकडाउन में कई लोगों में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं, तो इसलिए इन चीजों को आपको जानना चाहिए। अब अगेन मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इज एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ। तो इट इज स्टेट ऑफ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ मेंटल फंक्शन रिजल्टिंग इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मैंने आपको कहा था अगर पॉजिटिव है, मेंटली हेल्दी अगर आप हैं, तो प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। अगर नहीं तो आप बिल्कुल ही नेगेटिव और जो बिल्कुल
खतरनाक एक्टिविटी होती है उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके, एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल एंड द एबिलिटी टू एडाप्ट। कहीं भी आप नई जगह जाते हैं तो आपको एडॉप्ट करना पड़ता है। अगर आप सारे स्कूल से कॉलेज में आए तो आपने एडाप्ट किया होगा अपने आप के रहन सहन में, पढ़ाई में, बाकी हर चीज़ों में आपको चेंज के लिए भी करना पड़ता है, और कोप करने के लिए, किसी सिचुएशन के लिए कोप अप करना पड़ेगा। अगर, और हम सभी कर लेते हैं, आप सबको मालूम है। तो जितना अच्छा मेंटल हेल्थ है उतना अच्छे से आप कर पाएंगे, अगर जितना वीक है उतनी दिक्कत आएगी। अगर कोलैप्स हो गया देन मेंटल हेल्थ बिगड़ गया है, तो यू शुड गो फॉर साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। And then mental health is a state of successful performance of mental functions resulting in productive activity, मैंने बोला। And then mental well-being is a state in which the individual can realize his or her potential। वही कहते हैं ना, दिमाग शांत होगा, जब सही होगा तभी तो आप अच्छे बुरे का पहचान कर पाएंगे ना। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। और जो डे टू डे स्ट्रेस जो है उसको आप कोप अप भी कर सकते हैं, एंड मोर देन जस्ट द अब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। क्योंकि मेंटल इलनेस ऐसा नहीं कि किसी को अगर आपके मन में कुछ गलत ख्याल आ गया कभी, या कुछ डिप्रेशन महसूस हो रहा है, या कुछ बुरा लग रहा है तो आप मेंटली इल हो गया, ऐसा नहीं है। ये एडवांस स्टेज है, तो इसको आप ऐसे मत मानेंगे, घबराएंगे नहीं। एंड देन मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम क्या है, स्पेक्ट्रम की बात अगर करें, कैन बी पार्ट ऑफ नॉर्मल एडोलेसेंट डेवलपमेंट। आपको पता है कि सबसे रिबेलियस स्टेज हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में होता है एडोलेसेंस। इसमें कई सारे चेंजेज आते हैं, हमारे बॉडी में चेंजेज आते हैं, हमारे थॉट्स में चेंजेज आते हैं, और हमारे माँ बाप हमारे सबसे बड़े दुश्मन दिखते हैं, और हमारे बहकाने वाले दोस्त हमारे सबसे अपने करीबी दिखते हैं। यही स्टेज है जिसमें कहते हैं अबे यार मर्द है, मर्द सिगरेट पी के देख तो क्या होता है, अबे यार लड़की है क्या सिगरेट भी नहीं पीता। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। और आप सबको याद करिए जो भूलने के कगार में हो, और जो अभी भी होंगे, याद करिए कि पहला जाम और पहला कश पफ किसी और नहीं लगवाया होगा आपको। तो ये बहुत ही जरूरी है। मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट वहां से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एंड डू नॉट मीट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ डिसऑर्डर्स, दे हैव अ डिफरेंट ड्यूरेशन, सिवियरिटी एंड इम्पैक्ट। एंड देन मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स कहते किसको हैं, देन इट इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मेंटल हेल्थ कंडीशंस। ऑलरेडी DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है, इसके अलग अलग एडिशंस आते हैं, उसमें ये डिफाइन किया गया होता है कि पर्टिकुलर कौन से जो बिहेवियर हैं वो मेंटल इलनेस के कैटेगरी में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बात हो रही है, डायग्नोसिस वहीं से बनता है। अब हमने मेंटल हेल्थ की बात कर ली, मेरे ख्याल से कुछ तो समझ आया होगा। अब सवाल आता है कि आपके मन में आ रहा होगा मेरे ख्याल से शुरू में कि भाई ये तो ठीक है, करें कैसे, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। स्ट्रेस क्या है? इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। मैंने आपको शुरू में कहा था बिना इसके तो लाइफ संभव ही नहीं है भाई, स्ट्रेस तो होगा ही, थोड़ा हो ज्यादा हो, संभलने से और औकात से ज्यादा वो एक अलग इशू है, बट दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। याद रखिए, स्ट्रेस एज वियर एंड टियर ऑन द बॉडी, हमारे शरीर पे स्ट्रेस का असर आता है। शायद आपने महसूस किया होगा जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं आपको थकान महसूस होती है। एक व्यक्ति लगातार स्ट्रेस में, उसके बाल एकदम से सफेद हो जाएंगे, एकदम से खाना एकदम से बंद हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे चेंजेस आएंगे, हम आगे बात करेंगे। स्ट्रेस जो है वो बॉडी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, अपने आप रिस्पॉन्स आता है, फिजिकल और मेंटल डिमांड प्लेस्ड ऑन इट, अपने आप बॉडी डिमांड करना शुरू करती है। सोर्सेस ऑफ डेली स्ट्रेस क्या है? टू मेनी थिंग्स टू डू, पता है बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, तो नेचुरली आपको स्ट्रेस तो होगा ना उसमें। देन कंसर्न्स अबाउट वेट, फिजिकल अपीयरेंस, जीरो फिगर लड़कियों में बहुत ज्यादा रहता है, तो वो भी एक स्ट्रेस ही है ना। किसी का वेट बढ़ रहा है वो भी एक स्ट्रेस है। होमवर्क मिला है, असाइनमेंट्स मिले हैं, वो भी तो स्ट्रेस है। पेरेंटल नैगिंग भी है, बहुत ज्यादा स्कोल्ड किया जा रहा है तो उससे भी आपको स्ट्रेस होता है।
बहुत डिसीजंस आपको लेने होते हैं लाइफ में, वो भी स्ट्रेस देता है। ट्यूशन जाने हैं, जब आपने कंपटीशंस की तैयारी की होगी, ट्यूशन जाना है, क्लासेस भी करने हैं, ट्यूटोरियल्स भी जाना है, खेलना भी है, ये भी करना है, असाइनमेंट भी करने हैं, तो वो भी तो स्ट्रेस दिया था ना आपको, आज भी होता होगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के बाहर, घर के बाहर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ प्रोडक्टिव होती है और कुछ एडोलेसेंस एज में खास तौर पे होती हैं, वो भी स्ट्रेस होती है ना, कि क्या पता कोई घर वाले ना देख लें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ आर्ग्यू भी कभी ना कभी हुआ होगा आपका, उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है ना। अटैचमेंट किसी से है, उससे भी स्ट्रेस हो जाता है, उसको कोई देख ना ले, कोई दूसरा बात ना कर ले, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये भी है। तो सवाल आता है कि क्या सारे स्ट्रेस बैड होते हैं? एंड द आंसर इज नो। मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस में एक्चुअली इंप्रूव योर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। याद रखिए, कल एग्जाम है, अगर स्ट्रेस नहीं होगा मॉडरेट लेवल का तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, तो स्ट्रेस होना जरूरी है, लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल होना चाहिए। अगर मॉडरेट लेवल होगा तो आपको अपने इफिशियंसी और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर होगा तो अगेन यू विल कोलैप्स डाउन, अनप्रोडक्टिव एंजाइटी लेवल को क्रिएट करेगा। और बहुत कम स्ट्रेस होगा ना तो बोर्डम होगा, किसी चीज में मन नहीं लगेगा। तो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कहते हैं ना मध्यम मार्ग। तो मॉडरेट लेवल बहुत अच्छा है, मॉडरेट लेवल आपके अंदर होना चाहिए अगर आपको अच्छा करना है। तो अगर कंपटीशन की भावना क्यों आती है? क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेस होता है। अगर स्ट्रेस लेवल हट जाएगा, कंपटीशन की भावना नहीं आएगी। यहाँ मैं वो एक मुझे याद आ गया, वो मैं आपको बोल रहा हूँ। वो ग्राफिक्स तो नहीं मेरे पास अभी अवेलेबल हो पाएगा तुरंत, लेकिन हाँ मैं आपको बोलता हूँ। आपको मालूम है कि फर्स्ट डिवीजन क्या होता है, या सिलेक्शन क्या होता है, पास होना क्या होता है? एक छोटे बच्चे को थोड़ी ही पता है। अगर नर्सरी या एलकेजी के बच्चे को, जो कहते हैं ना, जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, तो बीच में जो होता है वो जो फर्स्ट करता है, वो सेकेंड थर्ड उसके दाएं बाएं होंगे। हमें और आपको मालूम है तो पता है कि फर्स्ट का क्या मतलब है, सेकेंड और थर्ड का मतलब मालूम है। लेकिन छोटे बच्चे को आप फर्स्ट पे चढ़ा दीजिए तो उसको हो सकता है रोना शुरू कर दे कि नहीं नीचे बिठा दो भाई, मैं वो ठीक लग रहा है। इसलिए कि उसमें स्ट्रेस नहीं है बच्चे में। और छोटे बच्चे में जिनके घर में होगा उनको मालूम होगा कि छोटे बच्चे का एग्जाम होता है ना, बेसिकली पेरेंट्स का एग्जाम होता है। पेरेंट्स को स्ट्रेस ज्यादा होता है, बच्चों को नहीं होता। तो ये चीज है आपको। और प्रेशर जो है वो टाइम से रिलेटेड होना चाहिए, टाइम के अनुसार प्रेशर आपके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि बाद में भी प्रेशर है। टेंशन जो है, फ्लक्चुएशंस ऑफ एनर्जी, ये चीज है। एंड देन स्ट्रेस इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड्स ऑफ लाइफ एंड रिसोर्सेस, ये चीज यहाँ जरूरी है। देन स्ट्रेसर्स क्या है? स्ट्रेसर्स वो चीज है जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। कोई भी चीज जो स्ट्रेस को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली दोज थिंग्स आर नोन एज स्ट्रेसर्स। देन ये सिचुएशंस भी हो सकते हैं, एक्टिविटीज भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रॉमा हो सकता है, या तो फिजिकल, इमोशनल, या साइकोलॉजिकल सेल्फ के लिए। तो ये आपको स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रेसेस, दीज आर स्ट्रेसर्स। हाउ ए पर्सन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस कैसे करेगा? पहला स्टेज होता है अलार्म, जो उसको पहला स्टेज बोलते हैं। आपको अलार्मिंग सिचुएशन आएगी, आपको ये भान होगा कि नहीं कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद रेसिस्टेंस, रेसिस्ट करने लगते हैं आप उसको। एंड देन एग्जॉस्शन, उसके बाद आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थर्ड स्टेज है। तो स्ट्रेस के ये 3 स्टेजेस होते हैं। देन स्ट्रेसर्स और क्या क्या हो सकते हैं भाई? आपका स्कूल हो सकता है, और कहेंगे कि नहीं हम तो स्कूल से बाहर आ गए, तो आपके लिए कॉलेज है। कॉलेज को भी कई बार स्कूल बोल देते हैं। तो यूनिवर्सिटी हो, जो भी हो, तो वो है आपका। आपका काम हो सकता है, एग्जामिनेशन हो सकता है, फैमिली हो सकती है। आप कहेंगे फैमिली कैसे? तो फैमिली की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। आपने किसी और को दिल दे दिया, फैमिली वाले कुछ और चाहते होंगे, तो ये भी तो स्ट्रेसर है ना। रिलेशनशिप सेम वही चीज है। कई लीगल स्ट्रेसर्स होते हैं, आप जो करना चाहते हैं लीगली वो अलाउड नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, आप समझ सकते हैं इसको। देन फाइनेंसेस,
कई बार आपने सुना होगा कि फाइनेंस की कम होने की वजह से, गड़बड़ी होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से ये स्टेप ले लिया। तो ये स्ट्रेसर्स है बेसिकली। और हेल्थ और इलनेस भी है। अगर अच्छा हेल्थ, यहाँ पे फिजिकल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, अगर वो इलनेस है तो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। अगर साइकोसोमेटिक डिजीज बेसिकली हम लोग बोलते हैं, साइको मतलब होता है मस्तिष्क, माइंड, एंड सोमेटिक होता है बॉडी। मैक्सिमम जो आजकल इलनेसेस हैं वो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड एंड देन गोज टू योर बॉडी। तो इसीलिए एनवायरमेंट का भी असर पड़ता है। अगर स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट है देन आपके लिए अच्छा होता है। अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो उसके लिए आप किसी न किसी खास एनवायरमेंट में ही रहे होंगे, जो जहाँ पे और लोग भी आपको उसी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, आपको डिस्टर्ब ना करते हों, घर वालों ने भी सपोर्ट किया होगा। एंड देन लिविंग सिचुएशन, कई बार जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो स्ट्रेसर्स होते हैं, जो कोई स्लम्स में रह रहा हो तो नेचुरली उसकी एक अलग सिचुएशन होती है, कोई पॉश कॉलोनी में रहता है उसकी अलग सिचुएशन होती है। फिर आप किस तरह के कंडीशन में रह रहे हैं ये भी एक स्ट्रेसर है। देन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बोला, फिजिकल में क्या होगा, आपका एकदम से वेट गेन हो जाएगा या बिल्कुल ही वजन कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेजी के साथ बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एकदम से कुछ वैसा होता है तो आपने महसूस किया होगा, दिल की धड़कन बहुत तेजी के साथ धक 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 हो जाती है, कई बार बहुत ही स्लो फील हो रहा होता है आपको। देन ब्लड प्रेशर भी एकदम से ज़्यादा आपका हाई हो जाएगा। कभी कभी आपको ये लगेगा कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल डिप कर गया है और एज इफ आपको चक्कर आ जाएगा, ऐसा भी महसूस होता है कई बार। देन इमोशनल में आपका मूड स्विंग्स हो जाएगा, किसी चीज में मन नहीं लगेगा, एकदम से मन बिल्कुल स्विंग कर जाएगा, एंजाइटी लेवल आपका एकदम से शूट कर जाएगा। यू मे गो फॉर डिप्रेशन ऑल्सो एंड कैन ऑल्सो लीड टू अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजी। पहले भी बोला, जो पीने वाले हैं ना आप में से, चाहे सिगरेट या एल्कोहल, ड्रग्स ना, ड्रग्स वाले भी होंगे, लेकिन मैंने आपको कहा कि इनसे दूरी बना लें। क्योंकि देखिए, एक सिंपल सी बात मैं कर रहा हूं आपसे ना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, ये आप भी जानते होंगे। आज बहुत ज्यादा दिल खुश हो गया है तो चल आज पीते हैं, दिल बहुत दुखी है, दिल टूट गया है तो आज हम गम भी दूर करते हैं उससे। तो ये बहाने होते आज हैं कुछ तूफानी करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली इनसे कुछ होता नहीं है, जस्ट ये अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज है। तो भी आप सारे स्टूडेंट्स हैं, हमसे बहुत छोटे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक प्रोफेशनल के नाते, एक बड़े होने के नाते, एक दोस्त कह लीजिए, कि आप इन चीज़ों से दूरी बना लीजिए। जितनी जल्दी बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा सबके लिए, क्योंकि आपकी लाइफ अभी बहुत लंबी है, आपको बहुत अच्छा करना है लाइफ में, आपको कैरियर के लिए करना है, आपको देश के लिए करना है, आपको अपनी फैमिली के लिए करना है। तो इन चीज़ों से दूरी बनाएंगे तो ये अच्छा रहेगा। एंड देन शॉर्ट टर्म फिजिकल स्ट्रेस सिम्टम्स की बात हम लोग करते हैं। एकदम से स्ट्रेस आपके लाइफ में, नेचुरली सबके लाइफ में आया होगा, आपने याद करिए, मुंह सूख गया होगा, जैसे कि मुंह में जुबान नहीं है, मुंह में थूक नहीं है, ऐसा लगा होगा, उसको ड्राई माउथ बोलते हैं। शरीर ठंडा पड़ना, कूल स्किन, इंक्रीज स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आने लगना, तेजी के साथ ब्रीदिंग शुरू हो जाना, हार्ट बीट बहुत तेजी के साथ भागना, मसल्स टेंस्ड हो जाना, नोसिएटिक फीलिंग आना, उल्टी उल्टी की फीलिंग को नोसिया बोलते हैं। देन डायरिया, पेट चालू हो जाना, हो जाता है कईयों के एग्जामिनेशन से पहले कईयों के पेट शुरू हो जाते हैं, आप में से मालूम नहीं कौन सा है, बट कईयों के डायरेक्ट हो जाते हैं, कई बार 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 भाग रहे हैं। और कई बार कई लोगों को बार बार टॉयलेट यूरिनेट करने भागते हैं, सुसु करने के लिए भागते हैं। तो ये इसलिए होता है कि हमारे अंदर ये शॉर्ट टर्म फिजिकल स्ट्रेस सिम्टम्स आती हैं। और बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, हमारे पेट के अंदर एक अजीब अजीब सी फीलिंग होने लगती है ना, कि कुछ चल रहा है, कुछ घूम रहा है, कुछ अजीब अजीब सी वेव्स आ रही हैं, तो दैट इज बेसिकली बटरफ्लाइज इन स्टमक। तो ये भी हमारे अंदर होती हैं। और लॉन्ग टर्म फिजिकल स्ट्रेस क्या हो सकता है, इंसोम्निया हो सकती है, हमारी भूख, जो हमारी जो भूख का पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा हम खाने लग सकते हैं या बहुत कम खाने लग सकते हैं, या हमारी नींद, जो जो मैं आपको कह रहा था इंसोम्निया, तो उसमें मतलब बहुत, या तो नींद बहुत ज्यादा आने लग गई, आप कुंभकर्ण के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार बैठे हों, या बिल्कुल ही नींद ही नहीं आ रही है, नींद ही भाग गई, कई बार होता है।
आप सिम्टम में शायद कभी रहे हों। और एक्स एंड पेन्स, जो हेडेक्स बोलते हैं, बॉडी एक बोलते हैं, या बॉडी पेन है, तो इस तरह के दर्द वगैरह आपके हो सकते हैं। सर दर्द हो, आंख दर्द हो, बॉडी में दर्द हो, कुछ भी हो सकता है। एंड देन आपको बहुत ज़्यादा ठंड भी लग सकती है कंटिन्यूसली, तो फ्रीक्वेंट कोल्ड भी आता है, क्योंकि जब एक्सेसिव स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी तो ये सभी आपके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ते ही हैं आपके ऊपर। और फीलिंग ऑफ इंटेंस, बहुत इंटेंस की फीलिंग आपके अंदर आती है, थकान बहुत ज़्यादा लगती है, और आपको ऐसा लगता है कि आप बीमार हो गए हैं, लगता है कि रेस्ट कर लें, क्योंकि बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है। तो दीज आर बेसिकली लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स। एंड देन बिहेवियरल स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स क्या हैं? आप बहुत ज़्यादा या बहुत फास्ट बात करने लगते हैं। कुछ लोग बहुत फास्ट करते हैं या बहुत तेज करते हैं, लेकिन जो नहीं करते मैं उनकी बात कह रहा हूँ। नाखून काटना कईयों की आदत होती है, दांत ग्राइंडिंग करना, इमोशनल, इरिटेबल, डिफेंसिव, हॉस्टाइल, क्रिटिकल, एग्रेसिव, इम्पल्सिव, ये सारे बिहेवियरल स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स हैं। नेगेटिव अफेक्ट क्या होता है हमारे परफॉर्मेंस पे? एक्सीडेंट प्रोन होता है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए अपने वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, या फिर ड्राइव कर रहे हैं, या रोड पे पैदल ही चल रहे हैं, तो एक्सीडेंट प्रोन है आप, क्योंकि मेंटली यू आर अनहेल्दी। तो फिर आपको पता ही है कि क्या हो सकता है। फॉरगेटिंग, भूलने की एक आदत सी हो जाती है, बीमारी हो जाती है। नेग्लेक्ट अपीयरेंस, किसी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं आप, सामने आ कोई फर्क नहीं पड़ता। नेग्लिजेंसी आ जाती है, ये भी गलत है। पुअर जजमेंट है, आप जजमेंट नहीं कर पाते हैं, आप बहुत ज्यादा गलतियां करती हैं। आप पंक्चुअलिटी आपकी खत्म हो जाती है, एब्सेंटीज्म बहुत ज्यादा होने लगता है। देन रिड्यूसिंग इफेक्टिवनेस, आप जितने अच्छे से काम को करते थे, प्रभावी तरीके से करते थे, वहां पे कमी आ जाएगी। यानी वर्क आपका है जो वर्क कल्चर, वहाँ प्रभाव आएगा, प्रोडक्टिविटी में फर्क आएगा, और ये नेगेटिव रूप से ये आपके बॉडी पे और आपके एक्शंस पे प्रभाव आएगा। एंड देन वर्क परफॉर्मेंस रिलेटेड सिम्टम्स क्या होंगे? तो डिक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। आपको लगता है नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकता, मुझसे नहीं होगा। आप अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते, आपकी जो फाइन मोटर स्किल्स है वो असर करती हैं। देखिए ग्रॉस मोटर बोलते हैं, जो चलना फिरना, उठना बैठना भागना, ये सारे फाइन मोटर एक्टिविटी है हमारे। और जो लिखना, या वर्कशॉप में आप कुछ काम कर रहे हैं जिसके लिए मोर कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड, ग्रॉस, जो आपके आई हैंड कोऑर्डिनेशन की जहां जरूरत है, ये सारे आते हैं फाइन मोटर स्किल्स में। वहां पे असर आता है, आप महसूस करेंगे आपके हाथ कांप रहे हैं, या आंख और हाथ से जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। तो ये सारी सिम्टम्स आपको दिखेंगी। आपको अपने काम में मन लगना बंद हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, कम समय के लिए अटेंशन स्पैन आएगा, आप ज़्यादा समय के लिए उस चीज़ के प्रति ध्यान नहीं रख पाएंगे, मन में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे ज़्यादा, कंसंट्रेशन में आपको डिफिकल्टी आएगी, और पॉजिटिव एनर्जी लगेगा कि बिल्कुल कंज्यूम हो चुका है, यानी है ही नहीं, हमारे अंदर कुछ बचा ही नहीं। कई बार ये फीलिंग आती है कि यार कुछ है ही नहीं, क्या करना, मन नहीं लग रहा है। अब सवाल आता है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले ये है, बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। वो सारे एक्सरसाइजेज आपको करने चाहिए जो आपके बॉडी को रिलैक्स करती है, जिसमें एग्जांपल है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक्स, आप इसको प्राणायाम भी कहते हैं, भ्रामरी भी हो सकता है। तो ये कुछ भी जो ब्रीदिंग एक्टिविटी है, बेसिकली ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, आप उसको करिए। उससे क्या होता है बेसिकली कि वो हमारे पूरे बॉडी को रिलैक्स कर देता है। तो ये बहुत ही जरूरी है, ब्रीदिंग टेक्निक्स कीजिए। आपने शायद किया भी होगा, नहीं तो आप करके देखिएगा। एकदम से आपको महसूस हो रहा है ना, मान लो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या वाइवा के लिए जा रहे हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, आप उससे पहले थोड़ी देर के लिए शांति से, आप जहां खड़े हैं या बैठे हैं, बिल्कुल शांति से धीरे धीरे सांस को लीजिए और धीरे धीरे से छोड़िए। ऐसे कुछ भी आप करते हैं जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है, ये आपके बॉडी को रिलैक्स करता है। एंड देन गाइडेड इमेजिनरी कनेक्ट टू आवर सेल्फ टू गॉड, कहते हैं ना, कई बार रिलैक्सेशन टेक्निक्स में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप आंखें बंद करिए, बिल्कुल बॉडी को फ्री छोड़ दीजिए, एज इफ कि वो बॉडी में जान ही नहीं है, मुर्दा है, बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। उसके बाद आप
अपने जहां हम लोग टीका लगाते हैं या लड़कियां बिंदी लगाती हैं, आप उस जगह पे कोशिश करिए अपने ध्यान को कंसंट्रेट करने का। उसके बाद आप महसूस करिए कि आपके शरीर में कोई जान नहीं है। महसूस करिए कि आप किसी धीरे धीरे आ रही है, वहां ठंडी ठंडी हवा आ रही है, चिड़ियों की चहचहाट है, ग्रीनरी है। ऐसे सिचुएशंस के बारे में आपको बताते हैं। और फिर वहां आपको एक फूल दिख रहा होगा, वो इस कलर का है। आप देखिए कि वहां पे आप जिस फेथ को मानते हो, आपको वहां एक प्रकाश की किरण आ रही है, वो भगवान, आप भगवान के को प्रणाम कर रहे हैं। इस तरह से कई सारी चीजें जो हैं, कई सारी टेक्निक्स है जो हम लोग यूज करते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स में। तो ये है, ये भी आपको किया जा सकता है। और फिजिकल एक्सरसाइज में आप योग कर सकते हैं। आजकल अंग्रेजी में योगा बोलते हैं, तो इसलिए देख लीजिए। बाकी योग संस्कृत वर्ड है। सेल्फ एम्पावर करने के लिए अपने आप को एम्पावर करिएगा। अगर फिजिकली आप एक्टिव हैं तो मैंने आपको बोला था साइकोसोमेटिक, अगर शरीर अच्छा है ना तो माइंड भी अच्छा रहता है आमतौर पे। फिर वर्कआउट कर सकते हैं, जो वर्कआउट बहुत जरूरी है। एक लेडी को आप देख सकते हैं वर्कआउट कर रही है कुछ भी, तो आप इस तरह कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, पॉजिटिव थिंकिंग को इंप्रूव करता है ये, नेगेटिविटी को ब्रेक करता है, उस चेन को ब्रेक करता है। चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप चेन को ब्रेक नहीं करेंगे वो कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए मेडिटेट करिए अपने आप को। तो ये नेगेटिव थिंकिंग के चेन को तोड़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग को इंप्रूव करता है। देन यू कैन गो फॉर काउंसलिंग। अब इसके लिए क्या हो सकता है कि टॉकिंग थेरेपी भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, बी एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, हमें अपनी बात को बोलना चाहिए। आलतू फालतू बोलना ये मेरा मकसद नहीं है कहने का। यहाँ पे मेरा ये कहना है कि आप अपनी बात को कहिए तो सही। हम कोई भगवान तो है नहीं कि आपकी बात को समझ लेंगे। आप बताएं ना क्या प्रॉब्लम है, तभी तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो टॉकिंग थेरेपी यहाँ पे है कि आप अपनी चीज को बोलिए। यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं, आप आदमकद आपके घर में अगर आईना है, शीशा है, उसके सामने खड़े हो जाइए। वो नहीं है तो कम से कम इतना तो दिखेगा ही। वहां खड़े हो जाइए, बेशक शर्म आ रही है कोई ना हो, अकेले में खड़े होइए और सामने आंखों से आंखें मिलाइए। बिल्कुल जो आईना में आपकी इमेज बन रही है उसकी आंखों में आंखें डालिए और उससे बात करिए। जो आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है उससे बात करिए। आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। एंड देन अनदर इज लाइफ कोचिंग। देन हेल्दी लिविंग टू ओवरकम स्ट्रेस। क्या क्या हो सकती हैं अच्छे तरीके की लिविंग क्या है। तो आप अपने डाइट को एग्जामिन करिए। कम नमक, रिफाइंड शुगर और कैफीन इनटेक जो है, ये आपके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। आपके डाइट में क्या होना चाहिए, हरी सब्जियां, फल, नॉट ओनली विटामिन। विटामिन निश्चित तौर पे आपके ज्यादा होनी चाहिए, बट अदर न्यूट्रिशंस एज वेल। पानी जरूर, हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं। पानी आप ज्यादा, सादा पानी बहुत ज्यादा से ज्यादा पीने की कोशिश करिए, वो अच्छा है, आपके बॉडी को बिल्कुल ठीक रखेगा। और रीसेट करना है क्या, अपने बॉडी को पूरा रीसेट जरूरी है करना। अगर कोई ऐसा सिचुएशन है तो उसमें ये सारी चीजें जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ ये आपको हेल्प करेगा। इसी में आगे जो है रेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट आपके बॉडी को मिलना चाहिए। तो मिनिमम 6 to 7 जो मैं आपको कह रहा हूँ ये कंटिन्यूअस रेस्ट होना चाहिए। और एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, रेस्ट मतलब ये नहीं कि दिन में 24 घंटे में थोड़ी थोड़ी देर टुकड़े टुकड़े में आप झपकी ले लीजिए और कहें कि हाँ 6 घंटे तो हो गए। ये चीज नहीं कह रहा, कंटिन्यूअस होना चाहिए, एट ए स्ट्रेच होना चाहिए। साउंड स्लीप थोड़ी देर का भी है तो फायदेमंद है, इफेक्टिव है। जो साउंड नैपिंग कहते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है, रेदर देन आप लेटे हुए हैं और बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ ना कुछ बात, कोई कहानियां सुन रहे हैं, कहीं और सोच रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। इसलिए कंटिन्यूस रेस्ट अगर होता हो तो ज्यादा अच्छा है। एक्सरसाइज कम से कम 20 मिनट 5 बार करिए एक सप्ताह में। ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इतना किसी न किसी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज मतलब चलना भी होता है। अगर आप अपने इस ब्लॉक से लेके उस ब्लॉक, वहां से लाइब्रेरी, वहां से कहीं और, अगर चलते भी हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल कम करिए तो भी वो एक्सरसाइज में ही है। टॉक टॉक करना है, टॉकिंग टू समवन वू ट्रस्ट। मैंने आपको कहा आप हर को अपनी बात नहीं कह सकते। जो आपको लगता है कि जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई अच्छा दोस्त भी हो सकता है, उससे भी आप बात कर सकते हैं। ये सारे तरीके स्ट्रेस से कम करने में, हेल्दी लिविंग में। और क्या है, इफर्ट टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ। आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का एक प्रयास है। गुस्से को
मैनेज करना सीखिए और उसकी जगह शांति और प्यार को भरना सीखिए। और जब भी आपको आवश्यकता हो तो इसे घबराए नहीं, पीछे ना हैं। एक और चीज सुनिए, एक चीज जो आमतौर पे कहते हैं, आपने सुना भी होगा और ये चीज मैंने भी देखा है, आप किसी की टांग खींच रहे हैं, किसी पे मस्ती कर रहे हैं ना, किसी की टांग खींच रहे हैं ना, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, आपको बहुत मजा आता है, अच्छी बात है, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप ये कर रहे हैं तो आपके अंदर ये भी होना चाहिए, कोई आपका भी मजाक उड़ाए तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ये चीज भी आपके अंदर होना चाहिए कि फन मेकिंग। कई बार है ना कि आपको किसी ने आप किसी की टांग खींचते थे, बहुत अच्छा लगता था, किसी ने आपकी टांग खींच दी तो दिल पे ले लिया और वो दिमाग पे आ गया और वो आपके अंदर बैठ गया, आपके मेंटल हेल्थ को बिगाड़ दिया, तो कोई फायदा नहीं है। तो फन करना भी आना चाहिए आपको, करना भी सीखना और सहना भी, दोनों आना चाहिए, बहुत जरूरी है। और सेंस ऑफ ह्यूमर भी डेवलप होना चाहिए। अब इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, कई बार कुछ गलती हो ही गई तो कोई नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, उसको ह्यूमरस तरीके से आप उसको डील कर सकते हैं, ये भी डेवलप करिए अपने अंदर, अच्छी चीज है ये। और अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं आप, जो भी पॉजिटिव तरीके से हो। बैलेंस करना चाहिए अपने लाइफ में होम और ऑफिस की लाइफ को। अभी आप स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ऑफिस की बात बेशक ना हो, कॉलेज कह लीजिए, आपका पर्सनल अपनी लाइफ है प्लस ऑफिस की लाइफ है, उसको यानी आपके कॉलेज की लाइफ, उसको आप डिफ्रेंशिएट करके रखिए, मिक्स मत करिए। देन फ्लेक्सिबल अप्रोच टू लाइफ, लाइफ के प्रति एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए, यही करना है वो फिर एक रिजिडिटी आ जाती है, वो दिक्कत है। फ्लेक्सिबल ये नहीं तो चलो ये तो करना है मुझे, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जितना लचीला होंगे आप लाइफ में उतना सक्सेसफुल होंगे, जितना रिजिड होंगे आप टूट जाएंगे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देन डू सिंपली रिएक्ट टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएंगे ही आएंगे, तो उसको सिंपल तरीके से रिएक्ट करिए और उसको सॉल्व करने का सोचिए। और अगेन फिर कह रहा हूं कि जो एल्कोहल है, ड्रग्स है, मेडिसिन जो आपको सेडेशन देती हैं यानी नशा देती हैं, और पिल्स हैं, इनसे बचिए। बेनिफिट्स क्या हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के? ये फिजिकल हेल्थ जो है ये अच्छा होता है, इससे आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना आप महसूस करेंगे, आपके इमोशंस जो हैं स्टेबलाइज होंगे, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होंगे, तो स्टेबल होना बहुत जरूरी है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, बहुत जरूरी है। आप होपफुल होंगे किसी चीज के लिए, खुश होंगे, हैप्पियर होंगे, और एबिलिटी आपकी होगी जो फोकस करने की वो इम्प्रूव हो जाएगी, किसी भी काम के प्रति जो फोकस करने का जो आपका की क्षमता है ना, वो इम्प्रूवमेंट आएगी इससे। और आपके अंदर सीखने की और अचीव करने की किसी चीज को, उसकी क्षमता भी आ जाएंगी, उसके लायक आप हो जाएंगे। और आप चेंजिंग परसेप्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस ये हो जाएगा आपके अंदर। उसके बाद देखिए, एक यहाँ पे एक मैंने ग्राफ के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, क्या क्या हो सकता है। देखिए, थेरेपी है, स्पा आजकल हर जगह खुला है, शुरू में लड़कियों के लिए होता था, अब लड़कों के लिए भी स्पा होता है, तो स्पा भी एक है, एक्सरसाइज है, हॉबी आप, मैंने आपको पहले बोला कोई भी हॉबी हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, योगा हो सकता है। कई लोग नेचर के सानिध्य में आना पसंद करते हैं, और आप हिमाचल के हैं मैक्सिमम आई थिंक, बट आप तो करते ही हैं, आपके घर में ही है, लेकिन कई लोग बाहर से हिमाचल आते हैं इसलिए कि नेचर के बीच रह सकें, क्योंकि अगर आप बड़ी शहर में जाएंगे तो कंक्रीट जंगल है, वहां पे नेचर तो है ही नहीं। तो ये भी डी स्ट्रेस करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। देन टाइम मैनेजमेंट, हर चीज का टाइम शेड्यूल करिए, टाइम को मैनेज करना सीखिए। म्यूजिक बहुत अच्छा है, ये रिलैक्सेशन है। और म्यूजिक में मैं आपको बताऊं कि एक तो चलिए फिजिकल के लिए तो डिस्को उसको भी चल जाएगा, बट म्यूजिक का मतलब वो है, वो सूदिंग म्यूजिक, रिलैक्सिंग म्यूजिक जो पुराने टाइम का होता था, या ये इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है। तो आपको ये बेसिकली ये सारी, अगर आप रात में सोना चाह रहे हो ना, उस समय अगर आपकी पसंद डिस्को है, अगर आप डिस्को लगाएंगे तो नींद नहीं आएगी, तो वहां पे आपको कोई सूदिंग म्यूजिक ही लगाना होगा, बेशक आपके जमाने का ना हो वो। तो ये चीज है, ये इससे आपको एक आइडिया मिला होगा। देन सवाल आता है इंटेलिजेंस कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या?
इंटेलिजेंस, जिसको आप लोग कहते हैं कितने इंटेलिजेंट है, कितने दिमाग वाले हैं, तो हम लोग यूज करते हैं ना, वो बेसिकली इंटेलिजेंस इसकी बात है। एक आता है टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक रूप से आप कितने स्ट्रांग हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि कई लोगों को ब्लड दे करके चक्कर आ जाता है, कई लोगों ने डायसेक्शन किए होंगे +2 में, अब तो खैर है नहीं, पहले होता था, तो कईयों को वहां पे चक्कर और उल्टी सी आ जाती है, और कई लोग आराम से करते हैं। अब आप देखिए कि जो डॉक्टर को अगर ऐसा उल्टी होने लग जाए तो वो तो सर्जरी कर ही नहीं पाएगा ना। अगर किसी की टांग काटनी है एक्सीडेंट के बाद, अगर कमजोर दिल का होगा तो वो तो टांग ही नहीं काट पाएगा उसकी। तो इमोशनली आपको स्ट्रांग होना जरूरी होता है। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, कंट्रोल, एक्सप्रेस एंड मैनेज इमोशंस। इमोशंस का है सारा कुछ यहाँ पे, कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कंट्रोल और एक्सप्रेस और मैनेज करना। ऑल लर्निंग्स हैज एन इमोशनल बेस, जो भी लर्निंग है उसका इमोशनल बेस होता है। हेल्थ, हैप्पीनेस एंड लाइफ सक्सेस डिपेंड्स अपॉन ग्रेटर ईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट। यहाँ पे क्यू जो है वो बेसिकली कोशेंट है, गुणांक बोलते हैं। आईक्यू भी बेसिकली क्या है ना, उसको मेजर करते हैं, उसमें जो आपका जो जिस टेस्ट पे आपको एसेस किया गया है उसमें जो स्कोर आया है वो, उसको डिवाइड किया जाता है आपके एक्चुअल एज से, मेंटल एज से, उसको 100 से डिवाइड करते हैं, दैट बिकम्स योर आईक्यू। इसी प्रकार से ये ईक्यू भी उसी अनुसार से करते हैं हम। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहां तक मानना है कि आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो ईक्यू है। आईक्यू थोड़ा कम भी है तो चलेगा, लेकिन ईक्यू स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक साइंटिस्ट थे कीथ, उन्होंने दिया था। और ईक्यू के टाइप्स क्या होते हैं, तो अपने बारे में अवेयरनेस, अपने को आप रेगुलेट कैसे करते हैं, अपने को मोटिवेट कैसे करते हैं, एम्पैथी, एक टर्म है सिंपैथी, किसी को आप किसी करुणा में देखते हैं, किसी परेशानी में देखते हैं, तो आपको उसे देख करके आपके अंदर एक दया की भावना आती है कि इसकी सहायता थी। सिंपैथी से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि ये, लेकिन अगर एज ए प्रोफेशनल अगर हम सिंपैथेटिक व्यू रखें तो दिक्कत आ जाएगी। तो वी शुड गो फॉर एम्पैथी। तो कहेंगे भाई एम्पैथी क्या है, तो एम्पैथी का मतलब हिंदी में बोलते हैं, सिंपैथी मतलब सहानुभूति बोलते हैं, एम्पैथी मतलब समानुभूति, समान अनुभूति, यानी उसकी जगह अपने को रख करके देखना होता है और उसको हैंडल करना होता है। तो अपने को उसकी जगह देखेंगे ना, उस जिससे प्रॉब्लम है, जिसका आप ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो चीज आप बहुत प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, और वो फॉर एवर होगा, हमेशा के लिए होगा। किसी को अगर आप कुछ दे रहे हैं सहानुभूति करके, एक बार आज आपने दे दिया किसी को पैसे, कल वो फिर मांगेगा ना, अगले दिन फिर मांगेगा, यानी वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर एम्पैथेटिक व्यू लिया ना, तो वो अच्छा होता है, आपको अपने पैरों पे खड़े करने के लिए, आपको अपने आप को स्ट्रेंथफुल। चीज बताऊं कि आजकल एक साइकोलॉजिस्ट ने एक नया टर्म यूज किया है, सोशल कोशेंट। आप में शायद किसी ने ना सुना हो, लेकिन जो सिम्टम है, जो प्रॉब्लम जिसके लिए बोला गया, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप में से कई लोग, फिर मुख्य हिंदी में बोलते हैं, यानी कुछ लोग पहली बार भी मिलेंगे तो बिल्कुल ऐसे बात करते हैं कि जैसे सालों से जानते, और कुछ लोग बहुत करीबी को छोड़ के किसी से इंटरेक्ट नहीं करते। जनरली हम लोग आज के जमाने में खासतौर पे प्रोफेशनल फील्ड में मिजोवर्ट होते हैं, मिक्स होते हैं, बेसिकली अपनी मर्जी से कहीं इंट्रो हो गए, कहीं एक्सट्रो हो गए। एक सिचुएशन जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि कई बार ना हम सोशली एक दूसरे से मिलने में कतराने लगते हैं, कतराना शुरू कर देते हैं। किसी को फोन करने में भी हमें शर्म सी लगती है, यार पता नहीं कैसे बोलें, क्या बोलेंगे। धीरे धीरे सोशली आप कटना शुरू कर जाते हैं, कहीं गैदरिंग में जाने से बचना शुरू करते हैं। रीजन कुड बी एनीथिंग, लेकिन ऐसा होता है कि आप इंटरेक्ट करने से कटना शुरू करते हैं, किसी को फोन करने से या किसी का फोन उठाने से आप दूर भागने लगते हैं। कोई आपसे बात करना चाहे,
अलग हटना चाहेंगे, ये सारी चीजें यहाँ आती हैं। देन सोशल स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स इज इक्वल टू सक्सेस इन योर लाइफ एंड कैरियर। बहुत अच्छा है, कैरियर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इसीलिए इसको आपको जानना चाहिए। देन आर यू इमोशनली इंटेलिजेंट? EQ matters more than IQ, मैंने just I have discussed you earlier. And then EQ means emotional quotient, ये मैंने आपको बताया है पहले। IQ भी बताया मैं कि क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो दिस इज बेसिकली इंटेलिजेंस कोशेंट। एंड EI जो वहां पे लिखा था, इमोशनल इंटेलिजेंस, एक तो हमारा जनरल इंटेलिजेंस होता है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस है। देन व्हाट आर इमोशंस? तो बेसिकली दीज आर वेव्स that could be seen in your body in terms of happiness, sadness, anger, fear, affections, love, frustration, anxiety, failure and achievement, etc. It could be anything. ये आप सब लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपने इसको फील किया होगा, और ये हमारे डे टू डे लाइफ को प्रभावित करता ही है। किसी दिन मान लीजिए आप इमोशनली डाउन हैं, तो डेफिनेटली उस दिन आपको किसी से इंटरेक्ट करने में इंटरेस्ट नहीं आता, बात नहीं करना चाहेंगे, अपने आप में रहना चाहते हैं। जिस दिन आप खुश हैं तो हर छोटी बात पे भी खुश हो जाएंगे। तो ऑल कम्स फ्रॉम हियर, इमोशंस हैं ये। और डायमेंशंस ऑफ इमोशंस क्या है? इट कुड बी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, क्योंकि देखिए शरीर और माइंड जुड़ा है। अब बात वही है, मस्तिष्क है कहाँ? शरीर में। अब आप कहेंगे शरीर में ही तो है, तो अलग क्यों है? तो अलग है, एक है लेकिन एक होके भी अलग है। ट्रेन है लेकिन एज ए होल ट्रेन है, आगे इंजन है पीछे डब्बे हैं, तो यानी दो अलग होके भी एक हैं। अगर इंजन सही नहीं हो तो डब्बा सही नहीं चलेगा, तो वो भी जरूरी है। डब्बा सही नहीं हो, इंजन सही हो तो भी गड़बड़ होगा, तो दोनों का सही होना जरूरी है। तो इसीलिए फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। कुछ एग्जांपल्स इमोशंस के, इज टू सेंसिटिव, आप यहां ही भी कर सकते हैं, यानी ही और शी में मत जाएं आप। ही इज जेलस ऑफ हिज कलीग्स, कई लोग जलते हैं, इमोशन है बेसिकली वो, कि उसकी सफलता से जलते हैं। और वैसे भी एक चीज मैं आपको बताऊं, आजकल लोग अपने दुख से कम दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं, ये आपने भी महसूस किया होगा। आपने लोग क्या होता है ना, दूसरों को, दूसरे के सक्सेस को देखते हैं कि वहां पहुंच गया, लेकिन कभी उनके पैरों में पड़े हुए छाले को नहीं देखते हैं। तो इसीलिए जब छाले दिखेंगे नहीं तो वो जेलस होंगे। आपने टॉप किया, आपने इंजीनियरिंग में आप सेलेक्ट हुए, किसी ने नहीं देखा कि कैसे ये दिख रहा है, लेकिन आपने मेहनत की होगी, आपके परिवार वालों ने सेक्रीफाइस किए होंगे, वो कुछ किसी को नहीं दिखते हैं। तो इसीलिए ये भी एग्जांपल है इमोशंस के। माय बॉस, और आपके लिए आपके टीचर, आपके सीनियर इज ऑलवेज इन हॉस्टाइल मूड, गुस्से में होते हैं हमेशा, कब भड़क जाए। शी डजंट अंडरस्टैंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स, नोबडी अंडरस्टैंड लिसन्स टू मी, हमें कोई नहीं समझता। अक्सर हम लोग बोलते हैं अरे हमें कोई समझता ही नहीं है। Why does it happen to me only in my life? ये हमारे साथ ही हमारे जीवन में क्यों हुआ, बोलते हैं हम सभी। इमोशन है, he takes everything too personally, हर चीज को व्यक्तिगत तौर पे ले लेते हैं हम। I always nice to people around me है, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। What exactly is early the emotional intelligence? ये एग्जैक्टली है क्या? सिंपली तरीके से हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? नोइंग व्हाट फील्स गुड, आपको क्या अच्छा लगा, इसको जानने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकता है। और क्या खराब लगा, देन हाउ टू गेट फ्रॉम बैड टू गुड, अच्छे बुरे से अच्छे में कैसे जाएंगे, इसको जानने के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी मदद करता है। नोइंग आवर इमोशंस एंड अदर ऑल्सो, आपके इमोशंस को और दूसरे के इमोशन को जानने के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी सहायता करता है।
देन इमोशनल मैनेजमेंट स्किल क्या है? देन इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स विच प्रोवाइड कंपिटेंसी टू बैलेंस इमोशंस एंड मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। लंबी समय के लिए आपको खुशी मिले, ये अच्छी चीज होती है। क्षणिक क्षणभंगुर नहीं होना चाहिए। अब देखिए ना, जो लोग बातें करते हैं ना कि सेलिब्रेट, जो मैंने कहा था आपको, बहाने हैं वो क्षणिक खुशी दे सकता है। बेसिकली अल्कोहल है, डिप्रेसेंट है। दो तरह के ड्रग्स होते हैं, एक जो आपके मूड को इलेटेड कर देता है, आपको लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम ही सब कुछ है, हम सबसे बड़े हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी फीलिंग कुछ आती है, मैनियक बोलते हैं। बेसिकली दैट इज मैनियक फेज, मैनियक एपिसोड। और एक जिसमें आप अपने को बिल्कुल डाउन फील करते हैं, तो एल्कोहल बेसिकली डाउन करता है, डिप्रेसेंट कर है, वो डिप्रेस करता है। तो इसलिए ये सारी बातें कहने की होती हैं, इससे कुछ नहीं होता है, और करते भी हैं आप तो वो आपको क्षणिक सुख मिल जाता है, किसी को सता करके आपको क्षणिक सुख मिल जाता है, लॉन्ग टर्म नहीं है। तो इमोशनल मैनेजमेंट स्किल वही चीज है जो आपके इमोशन को बैलेंस करने में हेल्प करता है, कंपिटेंसी देता है, और आपके लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। अब मैं कुछ इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करूं, तो एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू appropriately and successfully respond to vast and complex emotional inputs being elicited from inner self, अंदर से, आपके अंदर से जो बात आ रही है, और जो बाहर जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है जहां आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी एबिलिटी है किस तरीके से कर रहे हैं, उसको कहते हैं। और इसके 3 साइकोलॉजिकल डायमेंशंस होते हैं: इमोशनल कंपिटेंसी, इमोशनल मैच्योरिटी। कंपिटेंसी मतलब क्षमता, इमोशनली आप किसी चीज को किस प्रकार से डील करने की कंपिटेंसी आपके अंदर है। मैच्योरिटी कितनी है? मैच्योरिटी आती है बाय एक्सपीरियंस, एज से भी आती है बट एक्सपीरियंस से भी आती है। ऐसा नहीं है कि बड़े हो गए, आपको कभी घर वाले ने घर से अकेले भेजा ही नहीं और आपके अंदर आप वो इमोशनली आप बिल्कुल मैच्योर हैं कि आप अकेले हैंडल कर लेंगे, कहीं चले जाएंगे, ये नहीं पॉसिबल है। तो एज के साथ साथ एक्सपोजर भी, एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। एंड देन इमोशनली सेंसिटिविटी, किसी चीज के प्रति आप कितने संवेदी हैं, संवेदनात्मक रूप से आप कितने स्ट्रांग हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये 3 चीजें यहाँ जरूरी हैं। तो इसलिए अब सवाल आता है कि हमारे हिमाचल में मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल हैं। तो कुछ मेन चीज मैं आपके लिए यहाँ पे रखा, चूंकि टाइम हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसी चीज को मैंने बहुत ही उसको ध्यान में रख करके आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। देयर इज ओनली वन स्टेट लेवल मेंटल हॉस्पिटल विथ ए बेड कैपेसिटी ऑफ 62 शिमला में है। मेंटल कॉलेजेज आर टर्शियरी केयर government hospital psychiatric unit with 30 bedded psychiatry ward at IGMC Shimla and 10 bedded ward at RPG Medical College and Hospital Tanda। 4 मेडिकल कॉलेजेज जो नए बने हैं, चंबा वगैरह में आपको मालूम होगा, नाहन में, वहां पर भी साइकेट्रिक डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, और जिससे कि वो साइकेट्रिक एंड डी एडिक्शन सर्विसेज को शुरू कर सकें। देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं, हम सभी के 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वी हैव गॉट टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। वहाँ पे GHPU दिए गए हैं, जहाँ पे साइकेट्रिस्ट की पोस्टिंग की जानी प्रस्तावित है, अभी हुई नहीं है, कई जगह हो रही हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसी के तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। एंड देन कैन प्रोवाइड साइकेट्रिक एंड डी एडिक्शन सर्विसेज। डी एडिक्शन भी बहुत जरूरी है हिमाचल में, खास तौर पे। पंजाब तो है ही है, हिमाचल में भी बहुत जरूरी है, और इनफैक्ट ये पूरे देश में ही चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो रन किया जा रहा है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हिमाचल में, क्योंकि हमारे यहाँ शॉर्टेज है, जो मैंने पहले आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। साइकेट्रिस्ट कम है, साइकोलॉजिस्ट कम है, सोशल वर्कर्स कम है, और भी जो प्रोफेशनल्स या पर्सनल हैं वो तो और भी कम है। तो ये चूंकि कम है, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही लोगों को एड्रेस किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके मेंटल इलनेस, और उनको अप्रोप्रिएट मेंटल हेल्थ फैसिलिटी दी जाए।
और मैंने आपको पहले बताया कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं, उनको वहाँ पे एज पर नीड उनको वहाँ भेजा जाना है, प्रस्तावित है, ये सारी चीजें हैं इसमें। और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साइकेट्रिक सर्विस और डी एडिक्शन सर्विसेज अवेलेबल हैं। सिविल हॉस्पिटल में 16 और 5 CHCs में ये दिए गए हैं। अब सवाल आता है CRC जहां से मैं बोल रहा हूं अभी, कंपोजिट रीजनल रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर पर्संस विद एम्पावरमेंट स्किल डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। लंबा चौड़ा नाम है, बट CRC शॉर्ट में मैंने बताया आपको। यहाँ पर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या चीज है, तो मैं दो चीज की चर्चा करना चाहूंगा। एक, वी हैव गॉट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ही इज fully trained in the dealing all sort of mental health issues। देखिए साइकेट्रिस्ट एक अलग है, जहां मेडिकल कंपोनेंट की बात है, मेडिकल एस्पेक्ट जहां तक सवाल है, बट सिर्फ साइकेट्रिस्ट ही किसी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज को डील नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का भी होना जरूरी है। तो वी हैव गॉट ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट आवर सेंटर, एंड देन वी आर रनिंग dedicated 24/7 Kiran mental health rehabilitation helpline। this is 24/7 helpline, नाम दिया गया है किरण, मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन है। नंबर आपके सामने डिस्प्लेड है, टोल फ्री नंबर है, कोई भी व्यक्ति इस पे कॉल कर सकता है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। जो भी उनकी समस्याएं हैं, गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए हम उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। देन कुछ एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ मेंटल हेल्थ विद रिगार्ड्स टू हिमाचल प्रदेश में आपके सामने सामने आप देख ही सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि हिमाचल में भी ये कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो इसको बेहतर है कि इसको भी हम जितना अच्छा हो सके अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें। और ये सारी जो भी विकृति मैंने बताई हैं, अल्कोहल, ड्रग्स, इनसे अपने आप को बचाएं, तभी मेंटल हेल्थ रहेगा। अपनी खुशी पे ध्यान दें, अपने दुख को सॉल्व करने के लिए परेशान हो, अच्छी बात है, दूसरे के सुख को देख के परेशान होना छोड़ दें। ये सारी छोटी बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, इस पे ध्यान देना चाहिए हमें। एक टर्म है यहाँ पे देखिए, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन का नाम अब चेंज हो गया है, इसको हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। और हिमाचल में जन्म लेने से लेकर के 6 साल तक की एज तक के बच्चों में 0 to 1% बच्चे जो हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, यानी कि जो एक नंबर फिगर है 7120, तो ये भी कोई बहुत अच्छा फिगर नहीं है। और ये तो उनकी बात कह रहा हूँ जो रिपोर्टेड केस हैं, कई केसेस तो अनरिपोर्टेड ही रह जाते हैं। एक आपके सामने चार्ट आ रहा है जो मल्टी डिसिप्लिनरी सर्विस डिलीवरी टीम के बारे में बता रहा है। फिजिशियन की बात है, छोटे बच्चे हैं, पीडियाट्रिशियन भी हो सकते हैं, अदरवाइज फिजिशियन तो किसी के लिए भी हैं। देन यू शुड हैव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर इफ नीड भी तो रेफरल होगा साइकेट्रिस्ट के पास, जरूरत होगा रेफर होगा गायनेकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर है वहां भी रेफर होगा फॉर काउंसलिंग पर्पस, सोशल वर्कर है जो आपको सोशली इंटीग्रेट करने में हेल्पफुल हो, देन न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए भी, ताकि आपको प्रॉपर प्लान करके दिया जाए, एंड देन डेवलपमेंटल एक्सपर्ट की भी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ यहाँ पे चाहिए। इसी के साथ आई थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। जितेंद्र जी, हेलो हेलो। Hello. जितेंद्र जी, ओवर टू यू। Okay, thank you very much. I'm just sharing this what you call feedback form for all. So आप इसको भरेंगे, and there are certain questions भी आए थे, तो मैं इसको हाँ जी बोलिए। Okay, this is a feedback form. So you can fill up all the students over there,
And now I started with 147 in the morning, in the afternoon, and right now we got only 83 on the topic right now on the board. And for JNGC, I must say that from the textile department, from mechanical department, from ENC, from civil engineer, from applied science and humanities, ये सारे काफी स्टूडेंट्स होंगे. सो अभी टेक्स्ट बॉक्स में एक प्रधान सूद जी थे, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्रधान सूद जी, हेलो, ओके, maybe not there. Okay, another one is Aditya. Aditya is there. Would you please unmute yourself to ask Yes, your sir. question? Yes, Aditya, can you please recite your question to Pradeshi Mishra? सर आई वाज आस्किंग अबाउट इन आवर कल्चर, जैसे कि अभी तक हमने स्कूल और कॉलेज किया है, तो मेंटल हेल्थ पे हम एक तरह से ऐसा सैक्रेड जैसा टॉपिक रखा गया है इसको हमेशा से हमारे लिए. तो ये अगर जैसे मैं बाहर की चीजें देखी तो एक काउंसलर होता है स्कूल में, कॉलेजेस में, जो जिससे मतलब अपॉइंटमेंट लेके किसी कोई ट्रबल आ रही है आपकी स्टडीज में या पर्सनल इसमें कर सकते हैं. तो हमारे ऐसा कल्चर का को डेवलप हुआ है कि एक मेंटल हेल्थ एक बहुत ही सैक्रेड और टाबू जैसा इशू है. आदित्य जी, एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात आपने कही है और बहुत अच्छा प्रश्न है. ऐसा होता है ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि किसी चीज को आप जितना छुपा के रखेंगे ना, उसके प्रति क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है. अगर वो फ्रीली और ओपनली अगर आप उसको डिस्कस करें तो आपको उसके बारे में पता होता है कि ये है क्या. फिर वो अननेसेसरी जो कौतूहल है वो होता नहीं है. एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं यूनाइटेड किंगडम यूके यानी इंग्लैंड उसका पार्ट है, उसकी एक बात कह रहा हूं. वहां पे अगर आपके बाल काले हैं ना तो उसको बड़ा अच्छा समझते हैं, इन द सेंस कि नहीं पढ़ के आया है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, इस सेंस में लेते हैं. हमारे यहाँ क्या होता है, एक चीज देखिए, जिसके बाल सफेद है ना, लोग कहते हैं कि हाँ बहुत एक्सपीरियंस्ड है. हम और आप याद करिए, आप भी जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी काउंसलर वगैरह, तो चलिए नई चीज है, या कहीं भी जाते हैं वहां पे, तो देखते हैं कि ये कितना बाल सफेद है. मतलब एक लुक्स आता है ना कि हाँ मतलब बाल सफेद है, बुजुर्ग टाइप का, मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड है, एक जनरली आता है हमारे अंदर फीलिंग. और कोई यंग सा बैठा है, बेशक बहुत प्रोफेशनली ट्रेंड है, बट हमारे अंदर लगता है यार, लगता है कल का लड़का है, पता नहीं कितना आता होगा, एक फीलिंग है हमारे यहाँ. बट यूके में ये चीज नहीं है. तो वही मैंने कहा कि कुछ चीजें जो समय के साथ साथ हमारे यहाँ छुपाई गई हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर एजुकेशन पॉलिसी में, एजुकेशन सिस्टम में उन चीजों को कहीं ना कहीं हमने इग्नोर किया है. एक चीज और बताऊं कि हेल्थ, मेंटल हेल्थ को ही क्यों, इवन सेक्सुअलिटी एक इशू है. सेक्स एजुकेशन जिसकी बात मैं कहूं, तो सेक्स एजुकेशन को भी हमने छुपाया है बिल्कुल. यानी हमारे सिलेबस में आप देखेंगे है ही नहीं. एक ऐसा टॉपिक है जो डिस्कस सभी करते हैं लेकिन छुप छुप के करते हैं. ये इंटरनेट पे आपको पता है कि क्या हर चीज अच्छी चीजें उपलब्ध हैं, हर क्या पॉजिटिव और हेल्दी चीजें हैं, नहीं है ना. लेकिन ये चीजें हम सब डिस्कस करते हैं. अब हमें कोई ऑथेंटिक जगह नहीं है बताने वाला, ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं है बताने वाला, तो क्या होता है कि हम इंटरनेट के यूज करते हैं या किसी से पूछते हैं जो कि अपने नॉलेज के अनुसार हमें बताता है, और दैट कुड बी राइट और रॉन्ग, इंजूरियस और मे बी हार्मफुल. तो ये चीजें हैं, तो ये बहुत जरूरी है. और ये जो अभी आपकी जो एक नई शिक्षा नीति अभी जो जस्ट आई है और इनफैक्ट अभी इम्प्लीमेंट होने वाली है, उसमें ये कुछ जो गैप्स हैं इसको ब्रिज करने की कोशिश की गई है. तो हम उम्मीद करते हैं आदित्य जी की इन फ्यूचर वी विल हैव सम बेटर आउटलुक इन द सोसाइटी. और बाकी सोसाइटी का भी इसमें हेल्प हमें चाहिए, सबों को हेल्प चाहिए. एनीवन एल्स? हाँ, कोई और भी है जिनको अपना क्वेश्चन पूछना है? ओके, आप सभी लोग टेक्सटाइल, मैकेनिकल, ईएनसी इंजीनियरिंग से हैं. सो व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर यू ऑल टू इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम? दैट इज अ मेंटल हेल्थ की बात करते हैं. यू गोइंग टू एस्पायरेंट टेक्नोलॉजिस्ट, and when I used to say something, then I used to number of quotes. So there is a quote, there is a normally मैं सोचता हूँ कि no matter how you feel, this is my own quote, no matter how you feel, dress up, show up and never give up. तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज बहुत ज्यादा होता है. ये चीज कि अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है,
एक अभी आप एस्पायरेंट हैं, आप टेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे आगे जाके, देन इन दैट केस आपको ये करना पड़ेगा। तो नो मैटर्स की बात, हम जो बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की या इमोशनल कॉन्शियंट की, तो उसमें वही चीज है, नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, ड्रेस अप, शो अप एंड नेवर गिव अप। सो एनीवे, एनी मोर क्वेश्चंस? मिस्टर प्रधान? No more questions. Okay, I would like to request our sometimes giving importance to other point. Okay, another question is there. Can I, Mr. Pridisha, should I read? Vaibhav, Vaibhav, can you be online? Can you unmute your mic? Vaibhav, are you, hello? Vaibhav, is there? No, okay, okay, maybe something different, but Mishra ji, I'm going to read this question for you. Sometimes giving importance to other point of view more than our own cannot be always be good option, but not doing so hampers our relation with them. So how to handle such situation? Sometimes giving importance to others point of view more than our own cannot always be good option, but not doing so hampers our relations with them. So how to handle such situation? मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज मुझे थोड़ी कट गई, एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या है एग्जैक्टली। वैभव, आर यू ऑनलाइन? ये अमित जी की आवाज आ रही है शायद। हाँ, अमित जी का आवाज आ रहा है, बट अभी जो आवाज है, वैभव जी ने क्वेश्चन पूछा है टेक्स्ट बॉक्स में, उनका ये कहना है कि, हाँ, वो आप बताइए। हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी किसी बातों को, एंड उसमें वो कभी कभी सही नहीं होती हैं, एंड इस वजह से उनके जो रिलेशन है वो हैम्पर हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए, हैंडल करने के सिचुएशन को क्या किया जाना चाहिए, जितना मैं समझ पा रहा हूँ? देखिए जितेंद्र जी, इस क्वेश्चन जहाँ तक मैं आपने जो बोला और मैं समझ पाया, तो उसके हिसाब से कई बार ये होता है कि हम किसी चीज को सही समझ के करते हैं, हो सकता है वो सही भी हो, बट मैंने आपको कहा ना कि सिचुएशन स्पेसिफिक भी होता है, एनवायरनमेंट स्पेसिफिक, जो मैं पहले चर्चा किया था। तो हो सकता है कि समय के साथ वो सिचुएशन चेंज हो गया हो, वो एनवायरनमेंट बदल गया हो, तो जो आपने सही सोच के किया कई बार होता है, लेकिन सिचुएशन और एनवायरनमेंट के बदलने के बाद हो सकता है कि वो शायद उस समय के लिए उतना उचित ना हो, उतना सही ना हो। तो उस चीज के लिए आपको एनवायरनमेंट और सिचुएशन के हिसाब से चेंज लाने ही चाहिए, और आपको उस चीज को क्लियर करनी होगी कि आपने जो भी किया उस सिचुएशन में किया। अब मान लीजिए कि नॉर्मली क्या होता है कि रोड पे आपने देखा किसी को गिरा हुआ, आपने छोड़ दिया, नॉर्मली होता है ना, हम नहीं करना चाहते हैं कि पुलिस के पचड़े में कौन पड़े। आपने अपने अकॉर्डिंगली अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से डिसाइड किया, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसे उठाएंगे, या एटलीस्ट 100 नंबर 108 आजकल 108 पे कॉल करेंगे, पुलिस को बताएंगे, एम्बुलेंस को बताएंगे। तो आपने सिचुएशन के हिसाब से किया, हो सकता है कि आपको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी देना पड़ सकता है। मान लीजिए आप लड़का है, वो सामने लड़की है, एक यहाँ पे आपके पास बैरियर रहेगा कि करें ना करें, कल को क्या होगा, कल को यहाँ भी मे भी इशू हो सकता है, लेकिन अगर आपने वहाँ कुछ किया है तो उसके हेल्प के लिए किया है, उसके लाइफ सेविंग के लिए किया है। वो चीज अगर किसी ने कान भरा है, एक एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ, तो नेचुरली आपको बताना पड़ेगा कि वो जो सिचुएशन था उसमें मैंने जो किया वो गलत नहीं था। आई थिंक अगर ये क्वेश्चन था तो मैं रिपीट करूंगा सर क्वेश्चन बच्चे का, थोड़ा सा ऐड करूंगा सर थोड़ा सा। सर बच्चे का क्वेश्चन है कि कई बार हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं देन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, और सर जब हम ऐसा ना करें तो हमारे रिलेशन उनके साथ खराब हो जाते हैं। तो उस टाइम सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है? ओके, ये नहीं, बहुत ही अच्छा ये भी सवाल है सर। देखिए ऐसा है ना, बिल्कुल सर, एक सिचुएशन बोलते हैं हम 6 और 9। अगर दो आदमी खड़े हो ना, हम एक उसे 6 पढ़ेगा, दूसरा उसे 9 पढ़ेगा, यानी दोनों सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, बट डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में हैं, किस साइड में हैं, उसके अनुसार हम 9 बोल रहे हैं या 6 बोल रहे हैं।
तो सिमिलरली दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को वो जो कह रहे हैं उनके हिसाब से हम जो कह रहे हैं बेशक वो सही ना हो उनके हिसाब से, बट हम जो कर रहे हैं एटलीस्ट उसे प्रॉपरली करना चाहिए। तो ये चीज है कि एक चीज हो सकता है हम जो अच्छा कर रहे हैं सही कर रहे हैं उनके लिए गलत, उनको ऐसा लग रहा हो, नॉट नेसेसरी कि वो गलत हो, लेकिन वो उनको लग सकता है ऐसा। लेकिन यही चीज है कि एप्रोप्रिएट क्या है वो हमें करना चाहिए। और नेचुरली सर कम्युनिकेशन चैनल ओपन होने चाहिए, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ। तो कम्युनिकेशन चैनल अगर ओपन है तो इस चीज को हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। हेलो हेलो, एनी मोर क्वेश्चंस? नो। This is another one question is Ritul Mamta. Any role? And that's the question is any role of social media and smartphones in good mental health? सोशल मीडिया एंड स्मार्टफोन्स। बिल्कुल है सर। ये किनका क्वेश्चन है? ये रितुल ममता। ओके रितुल ममता जी, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी बेसिकली इट इज डबल साइडेड वेपन, डबल एज्ड वेपन। तो इसीलिए टेलीफोन हो, मोबाइल हो, इसका हम या फिर सोशल मीडिया हो, आपको पता है सोशल मीडिया से आप अफवाह उड़ा सकते हैं बहुत इजीली, और उसी तरीके से अफवाह को रोक भी सकते हैं, अच्छी चीजों को भी सर्कुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली फोन का भी मैं बोल रहा हूँ, तो देखिए जिस फोन के बारे में हम कह रहे थे कि ये अच्छी चीज नहीं है, इससे स्क्रीन डिपेंडेंसी बढ़ रही है, आंखें खराब हो रही हैं, लेकिन आज लॉकडाउन के टाइम में हम मैक्सिमम उसका यूटिलाइज करने के लिए हम बोल रहे हैं। तो वही चीज है, टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, हाउ डू यू यूज दैट इज बेसिकली वो बताता है कि वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है, या सही तरीके या बुरे तरीके से यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपने जो प्रश्न पूछा रितुल ममता जी, मैं चाहूंगा कि आप लोग, आई डोंट नो आप किस फील्ड से हैं, बट आपके जेएनजीसी में ईएनसी एंड अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का डिपार्टमेंट्स हैं। तो अगर आप लोग अपने डिजिटेशन में टॉपिक लेके उस पर कुछ करें तो आई बिलीव कि ये काफी हद तक कुछ बेहतर हो सकता है कि हम लोग ऐसे कैसे असेसमेंट कर सकते हैं। मे बी आप सॉफ्टवेयर का यूज करें एनवायरमेंट का, एंड आजकल वैसे भी लोग काफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो आई बिलीव कि अगर आप इन सब लैंग्वेज पाइथन पे काम करते हैं तो आप ये चीज कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, न्यू ब्रेन है, तो आप ये चीज क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो पॉसिबल हम लोग भी अपने इस फील्ड में आपको हेल्प करने के तैयार है कि अगर आपको लगता है कि आप डिजिटेशन में कोई चीज करें तो इस तरह का डिजिटेशन में भी कुछ इस तरह की चीज मैनेजमेंट पार्ट हो या असेसमेंट पार्ट हो तो उसको फोन के थ्रू किया जा सकता है। दैट इज बिल्कुल बिल्कुल। So we are in the last of this one. So I request Assistant Professor Shri Engineer Amit Kumar ji from JNGC to please give a vote of thanks for today's webinar, and we'll go ahead. So please, my warm welcome to Engineer Amit Kumar ji. So good evening everyone. Good evening, Professor SP Guleria ji, Director cum Principal JNGC Sundarnagar, Dr. Shatrughan Singh ji, Assistant Professor Clinical Psychology CHC Sundarnagar, Shri Priyadarshi Mishra ji, Shri Jitinder Kumar Dev ji, Shri Ankit Sharma ji, Surbhi Madam, Chetan sir, and dear students. I, Amit Kumar, on behalf of JNGC Sundarnagar, express my sincere gratitude to our Director sir, Professor Guleria ji, for giving us opportunity to organize this webinar on mental health. I also express my sincere gratitude to Dr. Shatrughan Singh ji for submitting the proposal and finalizing it for our students. I extend a really hearty vote of thanks to our key speaker, Shri Priyadarshi Mishra ji, Rehabilitation Officer, CHC Sundarnagar. Sir, your thoughts have enlightened our minds. We can conclude that we all have a role to play in protecting the physical and mental health of ourselves and others. Sir, this session will definitely help our students to limit the harmful effect of mental stress while maintaining life's quality. Finally, I would also like to thank department coordinators for their enormous cooperation in the organization of this event. And also, I would like to thank all the students who have attended this webinar. I am sure you all will try to implement
what our speaker sir has guided you in today's session. Thank you very much, sir. And sir, one request is from our side. In future, we would like you to conduct one session of EI, sir, emotional and intelligence. I think, sir, it's a very important topic, sir. ओके 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 अमित जी, आपका ये जो रिक्वेस्ट था हम लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे टू द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग, विल गेट बैक टू यू अगेन. And from my side, I'll thanks to my director Himanshu Das sir, who's a patron of this whole system of CRC and NAPED. I'll thanks to the principal and the director of GMGC, to Amit sir, to Prideshi Mishra, and to Dr. Satosh Singh, who's the coordinator of this program. And thank you very much for. Thank you. Thanks. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. थैंक यू.